अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आवाज़ मेरी क्लियर है? अगर तो वेरीफाई कर दें, हम फिर कुछ देर में स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट क्लास, आई थिंक लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ द कोर्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड दिस इज़ आवर आई थिंक दो तीन क्लासेस हो चुकी हैं हमारी। हम फर्स्ट लेक्चर पर ही हैं अभी। हम इस लेक्चर को वी विल ट्राई कि आज कंप्लीट कर लें। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थ्योरी हेयर, सो वी विल ट्राई टू मूव at a different pace today, hopefully. पेस वुड बी डिफरेंट बट इट डजेंट मीन कि हम जल्दी जल्दी चीज़ें गुजारेंगे। कोई चीज़ समझ में ना आए या कोई किसी चीज़ में इशू हो तो पूछ सकते हैं आप मैसेजेस के थ्रू। सो आई थिंक लेट्स बिगिन। आपको स्क्रीन नज़र नहीं आ रही मेरी फ़िलहाल। लेट मी जस्ट शेयर इट। ओके, इज़ इट विजिबल नाउ? ओके, द स्क्रीन इज़ विजिबल। ओके, आवाज़ भी मेरी आ रही होगी आपके पास होपफुली, आई थिंक। ऑब्वियसली जब क्योंकि आपके पास जवाब आ रहे हैं मेरे, तो होपफुली आपके पास आवाज़ भी आ रही है। सी आर मौजूद नहीं है, सैयद मोहम्मद शाह अभी तक। सो को होस्ट किसको बनाना चाहिए? इज़ देयर अ नाइब सी आर इन योर क्लास? आई जस्ट मेक समवन से। अच्छा, सेक्शन ए के हैं। ओके ओके, आकिब हैं। ठीक है, मैं आपको बना देता हूँ आकिब को होस्ट। ओके, ऑल राइट, लेट्स बिगिन। सो आई थिंक दिस इज़ वेयर वी लेफ्ट आवर लास्ट क्लास। और हमने ये चीज़ स्टार्ट की थी। इससे पिछली स्लाइड पे अगर मैं आपको ले जाऊं तो वी वर डिस्कसिंग दिस थिंग, जो कि वही डुप्लीकेट थी जो कि हमने पहले सारी चीज़ें डिस्कस की हुई थी। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट लाइन क्या होते हैं, वेब एप्लीकेशंस, एआई सॉफ्टवेयर्स। ये अगली जो दो तीन स्लाइड्स हैं ना, ये वाली जो हैं, ये वही हैं जो डुप्लीकेट हो गई हैं। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इन सारी चीज़ों को, व्हाट अ सॉफ्टवेयर शुड बी। अच्छा, एक जनरल बात आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए एक पूरा टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सॉफ्टवेयर प्रोसेस। कि एक्चुअली सॉफ्टवेयर के प्रोसेस में किस किस तरह से चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं एक सॉफ्टवेयर बनाने में, और उनकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है, और कितने डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स मौजूद हैं। जो कि कहते हैं, कुछ कहते हैं कि एक चीज़ होनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि एक चीज़ दूसरी चीज़ का पार्ट है, उसको अलग से ट्रीट नहीं करना चाहिए। स्टेप्स मुख्तलिफ़ तरह के हैं और मुख्तलिफ़ तरह के मॉडल्स इसके लिए बनाए गए हैं, जो कि हम इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। बट जस्ट फॉर अ जनरल आइडिया, अ जेनेरिक सॉफ्टवेयर प्रोसेस की अगर हम बात करें, तो ये जो आपको सी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये एक्चुअली वो स्टेप्स हैं जो कि एक जेनेरिक सॉफ्टवेयर प्रोसेस डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर यूज़ होते हैं। नाउ बेयर इन माइंड, दिस इज़ जस्ट अ जनरल कंसेप्ट। मुख्तलिफ़ तरह के सॉफ्टवेयर्स के लिए मुख्तलिफ़ तरह के स्टेप्स इन ऐड भी हो सकते हैं और रिमूव भी हो सकते हैं, बट जनरली ये सारे स्टेप्स आपको तकरीबन सारे मॉडल्स के अंदर नज़र आएंगे, वेदर इट बी अ वेब एप्लीकेशन, वेदर इट बी एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक्सपर्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। ये स्टेप्स तकरीबन सब सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर। सो इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर प्रोजेक्ट की डेफिनेशन है सबसे पहले। प्रोजेक्ट की डेफिनेशन का मतलब ये है कि व्हाट इज़ एक्चुअली योर प्रॉब्लम। आप एक्चुअली किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं, व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर है डिज़ाइन, फिर है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, कंपोनेंट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, सिस्टम डिलीवरी एंड मेंटेनेंस। अब जैसे प्रोजेक्ट डेफिनेशन के ऊपर हमने बात की थोड़ी सी, कि डिफ़ाइन करना है एक्चुअली कि क्या प्रोजेक्ट जो है वो डिफ़ाइन, एक्चुअली प्रोजेक्ट है क्या, किस चीज़ पे हमने काम करना है। आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय दिस मैसेज। सफदर हुसैन इस कह रहे हैं, सफदर हुसैन इस सेइंग के एलएमएस पर कोर्स आ गए हैं। तो इसके ऊपर आते हैं अभी कुछ देर में। हम कुछ थोड़ा सा स्टडी कर लें, फिर जब हम 10-15 मिनट का गैप लेंगे ना, आई थिंक 1 घंटे के अंदर अंदर,
10 मिनट का जब हम गैप लेंगे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, तो उस वक्त हम जो है इसको चेक कर लेंगे एलएमएस वाले सिचुएशन को भी। अभी फ़िलहाल कोर्स के ऊपर रहें। सो प्रोजेक्ट डेफिनेशन हो गई। इसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब ये है कि आपने प्रोजेक्ट तो डिफ़ाइन कर दिया कि आप एक्चुअली काम क्या करना चाह रहे हैं। भाई एक्चुअली काम मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं लेट से हम जैसे जनरल एक चीज़ बात कर रहे होते हैं, मैं काम ये करना चाह रहा हूँ कि मैंने एक एप्लीकेशन बनानी है जो कि फ़लाँ फ़लाँ काम करे। बट एक्चुअली व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर दीज। सेकंड स्टेप आपका ये होगा कि आप रिक्वायरमेंट देखें कि उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए एप्लीकेशन बनाने के लिए या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्री रिक्विजिट्स कौन कौन से हैं आपके, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए कि आप उस प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करें। इट्स नॉट लाइक कि क्या क्या चीज़ें होंगी तो आप बना लेंगे। इट्स अबाउट कि क्या क्या चीज़ें हैं कि आप उस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। तो आप जब स्टार्ट कर देंगे तो फिर रिक्वायरमेंट्स उसकी चेंज भी होती रहती हैं, एडिशन होती हैं, मोस्टली चेंज नहीं होती हैं। बट ये है कि एक रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट आपके पास एनालिसिस हो उसका। देन डिज़ाइन ऑफ योर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के आपने आपका आपका प्रोजेक्ट जो है या आपका जो सॉफ्टवेयर है उसका डिज़ाइन क्या होगा। डिज़ाइन से बेसिकली मकसद ये होता है कि आपके प्रोजेक्ट एक्चुअली वर्किंग किस तरह से करेगा, क्या उसको इनपुट मिलेगी, क्या वो आउटपुट देगा, एफिशिएंसी उसकी क्या होगी, इफ़ेक्टिवनेस उसकी क्या होगी, एक्चुअली वो काम क्या करेगा। जब आपको इन तीनों चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा, आपकी डेफिनेशन क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और आपने डिज़ाइन किस तरह से करना है, इस चीज़ को कैसे लेके चलना है, उसके बाद फिर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट का मतलब यही है कि आपने उसको एक्चुअली काम को स्टार्ट करना है। ऊपर वाले तीनों स्टेप्स जो हैं वो बेसिकली एक तरह से प्लानिंग है। फिर आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अपने प्रोग्राम की, अपने प्रोजेक्ट की। इम्प्लीमेंट करने का मतलब ये है कि एक्चुअली आप उसको अप्लाई करते हैं उन सारी चीज़ों को। जब ये सारा आप बना लेते हैं इम्प्लीमेंट करने के बाद, उसके बाद फिर आप आते हैं कंपोनेंट टेस्टिंग के ऊपर। कंपोनेंट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फ़िलहाल इन दोनों को एक ही रख के पढ़ लेते हैं हम। कंपोनेंट टेस्टिंग का मतलब ये है, जिस तरह से हमने कहा था ना कि सॉफ्टवेयर इज़ एक्चुअली समथिंग जिसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स मिलकर काम कर रहे होते हैं, आपको एक सोल्यूशन फराहम कर रहे होते हैं। कंपोनेंट टेस्टिंग बेसिकली आपको ये समझा रहा है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कितने डिफरेंट पार्ट्स हैं आपके सॉफ्टवेयर के, क्या वो सही काम कर रहे हैं। एंड देन इंटीग्रेशन टेस्टिंग मीन्स कि क्या वो साथ मिलकर काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उनको टेस्ट किया जाएगा। फिर एज अ होल सिस्टम को टेस्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन, जो आपने सोचा था डिज़ाइन, क्या उसके मुताबिक वो सारे काम हो रहे हैं, सिस्टम टेस्ट हो रहा है। अगर ये सारी चीज़ें ओके हो जाती हैं फिर आप सिस्टम को डिलीवर करते हैं। और डिलीवरी के बाद सिस्टम जब आप डिलीवर कर चुके हैं, यानी कि आपने उसको ऐसे रिलीज़ कर दिया एक तरह से, या जिसने मांगा था आपने उसको दे दिया, वो सिस्टम अब यूज़र यूज़ कर रहा है। उसके बाद फिर आप उसकी मेंटेनेंस पे आते हैं कि उसके अंदर अगर कोई इश्यूज़ बाद में आते हैं जो कि यूज़र की तरफ से आ रहे हैं या यूज़र ने उनको डिटेक्ट किया है, तो उसकी बेस पे फिर आप उसको मेंटेन करते हैं। बेसिकली अगर इसको देखें तो ऊपर वाला, अगर मैं इस जनरल स्टेटिस्टिक को, इस जनरल प्रोसेस को थोड़ा सा और जनरलाइज करूं, तो ऊपर वाली जो तीन चीज़ें हैं, दिस इज़ एक्चुअली योर प्लानिंग। आपका एनालिसिस है सारा का सारा, ये कि आपने प्रोजेक्ट में क्या करना है, क्या मसला है, आपने रिक्वायर क्या है आपको चीज़ें और क्या काम होगा। उसके बाद ये जो एक एक सिंगल चीज़ है, ये एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन है, ये एक्चुअली वर्किंग है, डेवलपमेंट ऑफ योर प्रोसेस, डेवलपमेंट ऑफ योर सॉफ्टवेयर। इसके बाद ये तीन चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं, इसको हम मिलाकर सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग कह सकते हैं कि दिस इज़ टेस्टिंग फेज़। अब वो अलग अलग टेस्ट कर रहे हो, एक साथ टेस्ट कर रहे हो, पूरे सिस्टम को अप्लाई करके यूज़ कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, वॉट, ये हो गई टेस्टिंग। और ये जो दो फीचर्स आपको नज़र आ रहे हैं, बेसिकली इनको हम कह सकते हैं कि दिस इज़ योर डिप्लॉयमेंट फेज़। आपने डिप्लॉय कर दिया, DEPLOY। डिप्लॉय का मतलब ये होता है कि आपने रिलीज़ कर दिया। अब रिलीज़ के बाद की जो भी फंक्शनैलिटीज़ होंगी वो ये दो हैं कि आपने एक तो डिलीवर करना है और एक ये है कि उसके डिलीवरी के बाद उसको मेंटेन करना है। सो ये एक जनरल प्रोसेस है। बहुत सारे हम प्रोसेस मॉडल्स देखेंगे आगे जाके, कम से कम 2-3 देखेंगे, जिसके अंदर इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस करके अलग अलग तरह की सिचुएशंस, अलग अलग तरह के इस पे एप्लीकेशंस हो रही होती हैं। मूविंग ऑन, इफ़ यू लुक एट इट इन अ लेयर्ड मॉडल, अगर हम लेयर्ड मॉडल के ऊपर देखें इस पूरे प्रोसेस को, तो इसमें सबसे ऊपर जो लेयर है वो टूल्स की लेयर है। उसके बाद मेथड्स है, फिर प्रोसेस मॉडल है, और फिर क्वालिटी फोकस है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका क्वालिटी फोकस है, इट इज़ योर बेसिक लेयर। आपने देखना है कि एक्चुअली इस प्रोसेस में, इस पूरे प्रोजेक्ट ने जितना भी काम करना है उसकी क्वालिटी क्या होगी, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। फिर आप उसके प्रोसेस मॉडल पे आते हैं, जो कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि किस तरह आप उस प्रोसेस को, डेवलपमेंट प्रोसेस को लेकर चलेंगे। फिर उस पर कौन कौन से मेथड्स अप्लाई किए जा सकते हैं,
लाइक आई सेड हम 2-3 मेथड्स आगे चल के देखेंगे, और उसके बाद ये कि आपने किन टूल्स को यूज़ करते हुए वो सारे मेथड्स अप्लाई करने हैं। सो बेसिकली दिस इज़ अ लेयर्ड आर्किटेक्चर, जिसमें सबसे बेसिक ये है कि आपके पास आइडिया होना चाहिए कि आपकी क्वालिटी है क्या, आप चाह क्या रहे हैं, किस चीज़ को आप क्वालिटी कहेंगे। फिर उसके बाद उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है और किन टूल्स में इम्प्लीमेंट करना है। इस स्लाइड को बस आप स्टडी कर लें, थोड़ा सा आगे चलते हैं। द स्टडीज़ लाइक दिस के द इकोनॉमीज ऑफ ऑल डेवलपमेंट नेशंस आर डिपेंडेंट ऑन सॉफ्टवेयर, मोर एंड मोर सिस्टम्स आर सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज कंसर्न्ड विद थ्योरीज, मेथड्स एंड टूल्स for professional software development. Expenditure on software represents a significant fraction of GNP in all developed countries. What does it stand for? GNP किस चीज़ के लिए stand करता है? Yes, students, what do you think? Don't know. Okay. मुर्तज़ा को नहीं पता, कोई और स्टूडेंट्स ने तो ये भी जानना गवारा नहीं किया कि उनको पता भी है या नहीं। Yes, 43 students in the class. Okay. Yes, it is gross national product. It actually means कि आपके जो पूरे के पूरे कंट्री है उसने कितनी, उसके पास कितना बिजनेस है, कितना उसने कमाया है, एक तरीके से हम ये समझ लेते हैं। तो इट इज़ एक्चुअली इट इज़ सेइंग कि सॉफ्टवेयर जो है इट हैज़ बिकम अ वेरी बिग इंडस्ट्री इन ऑल ऑफ द कंट्रीज़, मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज़। सॉफ्टवेयर कॉस्ट्स ऑफन डोमिनेट कंप्यूटर सिस्टम कॉस्ट्स। सॉफ्टवेयर कॉस्ट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा हिस्सा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सॉफ्टवेयर कॉस्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे मॉडल्स इसके लिए बनाए जाते हैं कि सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को किस तरह से कम किया जाए। कॉस्ट का मतलब ये होता है कि एक सॉफ्टवेयर को बनाने में आपको कितने रिसोर्सेज लग रहे हैं। वो रिसोर्सेज, उसका ज़्यादातर हिस्सा जो होता है वो पैसे होता है, मनी, ज़्यादातर हिस्सा। इसके अलावा आपका ह्यूमन रिसोर्स होता है, आपका जो है टेक्निकल रिसोर्स होता है, बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं। तो कॉस्ट कितनी लग रही है किसी सॉफ्टवेयर को बनाने में? ऑफरन ज़्यादातर ज़्यादा होती है एक सॉफ्टवेयर की कॉस्ट एक हार्डवेयर की कॉस्ट से। सॉफ्टवेयर बनाना थोड़ा महंगा पड़ता है, एक अगर आप सिंपल एक हार्डवेयर सिस्टम बना रहे हैं तो अगर आपका एक कंप्यूटर सिस्टम अगर आपने बनाना है तो इट कांट बी रन विदाउट एनी सॉफ्टवेयर। एंड मोस्टली जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि ऐसे आप सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे हैं जो कि स्पेसिफिकली आपने ही ख़रीदे हों और आपके ही सिस्टम पर चल रहे हों। ठीक है, तो उसके ऊपर कहने का मतलब ये है कि एक सॉफ्टवेयर जब बनाया जाता है, फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर वर्ड की एग्जांपल लेते हैं। वर्ड जो सॉफ्टवेयर है, इट इज़ एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ दैट वर्ड सॉफ्टवेयर, यानी कि उसको बनाने में जितनी मेहनत लगी, जितने रिसोर्सेज लगे, दैट इज़ एक्चुअली मोर देन योर से योर लैपटॉप। ठीक है, तो ऑब्वियसली उस पर कॉस्ट ज़्यादा लगती है। द कॉस्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर ऑन अ पीसी आर ऑफन ग्रेटर देन द हार्डवेयर कॉस्ट। सॉफ्टवेयर कॉस्ट्स मोर टू मेंटेन देन इट डज टू डेवलप। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। सॉफ्टवेयर इतना ज़्यादा बनाने में आपको पैसा नहीं लगता जितना उसको मेंटेन करने में आपको उसका पैसा लगता है। जितना ज़्यादा उसको मेंटेन करने में आपको रिसोर्सेज लगते हैं, उससे कहीं कम आप उसको डेवलप कर सकते हैं। डेवलप करने में आपको इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं चाहिए, लेकिन मेंटेन करने में आपको उसको ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए। फॉर सिस्टम्स विद अ लॉन्ग लाइफ मेंटेनेंस कॉस्ट में बी सेवरल टाइम्स डेवलप ऑफ द डेवलपमेंट कॉस्ट। ठीक है, लगा सेट के अगर आपका सिस्टम है, अच्छा इसमें भी अगर आप विजुअलाइज करें मेरे साथ तो आपको ग्राफ एक नज़र आना शुरू हो जाएगा। जस्ट विजुअलाइज विद मी, देयर शुड बी अ वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस इज़ योर द लाइफ ऑफ योर सिस्टम। अगर आपकी सिस्टम की लाइफ ज़्यादा है तो आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट तो खैर कम ही है, मेंटेनेंस कॉस्ट उस हिसाब से बढ़ेगी। सो इट इज़ एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाइफ ऑफ योर सिस्टम।
अगर आपके सॉफ्टवेयर की लाइफ ज़्यादा है, आपको लगता है कि ये 2 साल चलेगा, 4 साल चलेगा, यानी कि टेक्नोलॉजी या बाकी सारी चीज़ें जो जिस पे ये चीज़ इन्हिसार कर रही है, जो आपका सॉफ्टवेयर डिपेंड कर रहा है जिन चीज़ों के ऊपर, अगर वो चीज़ें काफ़ी लॉन्ग लाइफ रखती हैं, आपका सॉफ्टवेयर लॉन्ग लाइफ रख सकता है, तो इसका मतलब है कि उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ कंसर्न्ड विद कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है, हमने अभी तक तो ये डिस्कस किया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ मेकिंग एफिशिएंट एंड इफेक्टिव सॉफ्टवेयर्स, बट वो जो एफिशिएंट और इफेक्टिव है ना, वो बेसिकली हम ढके छुपे लफ्ज़ों में यही कह रहे हैं कि हमने कम से कम रिसोर्सेज लगाने हैं, कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है। अगर कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस के थ्रू आपका सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यू आर एक्चुअली अप्लाइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, या वाइस वर्सा आप इसको कह सकते हैं कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोसेसेस को अगर अप्लाई करेंगे तो आप जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं दैट कैन बी अ कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस। ठीक है जी। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की हम बात करें तो दो तरह के प्रोडक्ट्स हम डिवाइड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट्स को। एक है जेनेरिक प्रोडक्ट्स होते हैं और एक कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। जेनेरिक प्रोडक्ट्स एक ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर यूज़र को जहन में रखते हुए नहीं बनाए जाते, बल्कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जहन में रखते हुए बनाए जाते हैं, और उस प्रॉब्लम को जहन में रखते हुए जब उसको सोल्यूशन एक सॉफ्टवेयर की शक्ल में दिया जाता है, तो वो पूरी दुनिया में उसके जितने जिन जिन लोगों के पास वो प्रॉब्लम होती है वो उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। जबकि अगर हम कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट एक ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन की या एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए बनाया जाता है। इट इज़ नॉट फ्री फॉर ऑल एंड इट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर ऑल ऑफ द पॉपुलेशन। Standalone systems that are marketed and sold to any customer who wishes to buy them, जिसको ज़रूरत है वो प्रोडक्ट ले सकता है। यूज़र को अंदाज़ा हुआ कि एक प्रोडक्ट की ज़रूरत हो सकती है मार्केट में, उसने डेवलपर ने वो प्रोडक्ट बनाया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर किया और उसने वो मार्केट में दे दिया। अब जिसको ज़रूरत है वो उसको ख़रीद सकता है। इसके एग्जांपल सारे वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हम आमतौर पर यूज़ कर रहे होते हैं, जिस तरह ग्राफिक्स के प्रोग्राम्स हो गए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, कैड सॉफ्टवेयर्स हो गए, आपके सिंपल ऑफिस स्ट्रक्चर के सॉफ्टवेयर्स हो गए, आप जितने भी सॉफ्टवेयर्स अपने सिंपल लैपटॉप के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। या इसके अलावा जो मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं वो भी जेनेरिक सॉफ्टवेयर्स के अंदर ही आते हैं, जेनेरिक सॉफ्टवेयर्स में आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आप अगर CMS यूज़ कर रहे हैं, राइट, तो आप जो CMS यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आप जाके कोर्स एनरोल करते हैं, या आप जो LMS यूज़ कर रहे हैं, आपको ये अंदाज़ा होगा, अगर नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये LMS या CMS जो है, इट इज़ काइंड ऑफ अ जेनेरिक प्रोडक्ट। आपकी यूनिवर्सिटी ने, हमारी यूनिवर्सिटी ने ये एग्जैक्टली बनवाया नहीं है सॉफ्टवेयर। इट वाज अवेलेबल फॉर ऑल, that this is a management system. CMS is what? It is a campus management system. Any university can buy them, any university can use them. ठीक है, सो दीज आर जेनेरिक प्रोडक्ट्स। SMIU अगर ये कहता है कि मेरे पास ये चीज़ें चाहिए मुझे, और मुझे ये चीज़ें अपने सॉफ्टवेयर में चाहिए, इसकी UI इस तरह की होनी चाहिए, इसका बैकएंड इस तरह का होना चाहिए, और फिर वो अगर बनवाए एक इंडिविजुअल, तो हम उसको कहेंगे कि दैट विल बी अ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। ठीक है, सो अगर कस्टमाइज प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर दैट इज़ कमीशनड बाय अ स्पेसिफिक कस्टमर टू मीट देयर ओन नीड्स, not the needs of any person who wishes to buy them, not the needs of any person who can be buying that product, बट स्पेसिफिकली मैं अपने लिए अगर डिज़ाइन करवा रहा हूँ, ये एक कंपनी अपने लिए ही वो प्रोडक्ट अगर डिज़ाइन करवा रही है, तो दैट कैन बी अ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। जिसमें सबसे पहली चीज़ हमारे पास यही आती है कि एक्सपर्ट सिस्टम जो होते हैं, या एम्बेडेड कंट्रोल सिस्टम्स जो होते हैं, जिनको हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, कि ऐसे सिस्टम्स जो कि स्पेसिफिकली एक हार्डवेयर को रन करने के लिए बनाए जाते हैं, वो एक्चुअली कस्टमाइज प्रोडक्ट्स हैं। या एयर ट्रैफिक कंट्रोल सॉफ्टवेयर हो गया, ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम्स हो गए, ये सिस्टम्स हैं जो कि स्पेसिफिकली कस्टमाइज्ड तौर पर बनवाए जाते हैं, राइट। तो दो तरह में हमने इसको डिवाइड कर दिया, जेनेरिक और कस्टमाइज्ड। अच्छा, जेनेरिक प्रोडक्ट्स के अगर हम देखें, इनकी अगर स्पेसिफिकेशन के ऊपर जाएं, तो द स्पेसिफिकेशन ऑफ व्हाट द सॉफ्टवेयर शुड डू is owned by the software developer and decisions on software change are made by the developer. और अगर हम कस्टमाइज प्रोडक्ट की बात करें, तो इसकी जो स्पेसिफिकेशन ऑफ व्हाट द सॉफ्टवेयर शुड डू इज़ ओन्ड बाय द कस्टमर फॉर व्हाट द सॉफ्टवेयर, एंड दे मेक डिसीजंस, यानी कि कस्टमर्स मेक डिसीजंस ऑन सॉफ्टवेयर चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड। पॉइंट इज़ कि क्योंकि जेनेरिक प्रोडक्ट्स इनिशिएट कौन कर रहा है,
कंपनी कर रही है, डेवलपर खुद कर रहा है, ठीक है। एक अगर डेवलपर की अगर हम बात कर लेते हैं, नॉट एन इंडिविजुअल, इट कैन बी अ कंपनी एज वेल। अगर डेवलपर इनिशिएट कर रहा है आपके प्रोडक्ट को, उसने खुद अंदाज़ा लगाया कि यूज़र्स को किस किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, उसने वो प्रोडक्ट बनाया उन चीज़ों को डालकर, तो इसकी जो सारी स्पेसिफिकेशंस हैं, यानी कि इसकी एनालिसिस, इसकी रिक्वायरमेंट, इसके टूल्स, इसमें क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट होनी है, इसकी यूआई, ईच एंड एवरीथिंग विल बी ओन्ड बाय हु, द डेवलपर, जिसने वो काम इनिशिएट किया। क्योंकि यूज़र को, फॉर एग्जांपल मैं एक यूज़र हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन डेवलपर मुझे ये कहता है कि मैंने ये चीज़ बनाई है, एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, एंड आई विल से ओके दिस इज़ अ गुड सॉफ्टवेयर, आई विल नीड टू यूज़ दैट। तो अगर मैं उससे वो चीज़ लेता हूँ, तो द सॉफ्टवेयर एंड ऑल ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर इज़ ओन्ड बाय द डेवलपर, बिकॉज आई डिड नॉट टेल हिम और हर टू डू दैट। बट अगर हम कस्टमाइज प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस और उसको मेंटेन करने की कॉस्ट्स या उनके डिसीजंस जो हैं, वो किसके पास होंगे? वो यूज़र के पास होंगे, क्योंकि डेवलपर ने नहीं बनाया, डेवलपर ने इनिशिएट नहीं किया वो प्रोसेस, मैंने इनिशिएट किया। मैंने एक यूज़र ने डेवलपर को ये कहा कि मुझे इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, उसने मुझे बना कर दे दिया। अब उसमें अगर कोई चेंजेस करवानी है, कुछ डिसीशंस को चेंज करना है, कुछ फीचर्स को चेंज करना है, तो उसके डिसीशंस भी मैं ही लूँगा, यूज़र नहीं लेगा, बिकॉज दैट इज़ ए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर दैट आई डिज़ाइंड। यूज़र को, डेवलपर को सिर्फ मैंने हायर किया उस सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बनाने के लिए। द आइडिया वॉज माइंड, इनिशिएट मैंने किया, इसलिए वो मैं ऑन करूँगा। Software engineering is an engineering discipline that is concerned with all the aspects of software production from the early stages of software specification through to the maintaining system after it has gone into use. तो ये सारे process software engineering के अंदर आते हैं. Engineering discipline is using appropriate theories and methods to solve the problems bearing in mind organizational and financial constraints. हम पिछली काफ़ी क्लासेस में और आज की क्लास में भी हमने डिस्कस किया कि एक्चुअली मसला ऑर्गेनाइजेशनल और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का है। तो इनको मद्देनज़र रखते हुए, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए, कॉस्ट इफेक्टिवनेस को मद्देनज़र रखते हुए, और ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज्ड एक वे में हमने ये काम करना है, तो इस पूरी चीज़ को इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के हिसाब से कहा जाता है। यानी कि दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इंजीनियरिंग, बिकॉज इंजीनियरिंग एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसके अंदर आप इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोई काम करते हैं, बी इट एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। ऑल एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन, नॉट जस्ट टेक्निकल प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है, ये भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि सारे एस्पेक्ट्स आते हैं इसके अंदर, नॉट जस्ट डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन नहीं आती सिर्फ, टेस्टिंग भी आती है, मैनेजमेंट भी आती है, डेवलपमेंट ऑफ टूल्स भी आता है, मेथड्स भी आते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। So what is actually the importance of software engineering? More and more individuals and society rely on advanced software systems. आजकल की सोसाइटी तो खैर है ही, लेकिन जिस तरह से हम आगे जा रहे हैं, जिस तरह से वक्त गुजर रहा है, उस तरह ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट होती जा रही है सोसाइटी और उसमें रहने वाले इंडिविजुअल्स सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के ऊपर। वी नीड टू बी एबल टू प्रोड्यूस रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सिस्टम्स इकोनॉमिकली एंड क्विकली। ये दोनों चीज़ें आम तौर पर एक साथ नहीं चलती हैं, बट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम यही है कि वो इन दोनों चीज़ों को साथ लेकर चले, जल्दी भी हो जाए काम और क्वालिटेटिव भी हो, इकोनॉमिक भी हो। इट इज़ यूजुअली चीपर इन लॉन्ग रन टू यूज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स फॉर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स रादर दैन जस्ट राइट द प्रोग्राम्स एज इफ इट वाज अ पर्सनल प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट, राइट। कहने का मतलब ये है कि इट इज़ यूजुअली चीपर, आमतौर पर ये चीज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहती है एक लंबे अरसे तक के लिए, कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड को अप्लाई करें एक सॉफ्टवेयर सिस्टम को बनाने के लिए, रादर देन जस्ट राइट द प्रोग्राम एज इफ इट वाज अ पर्सनल प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट। लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे जहन में कोई चीज़ आती है, मैं कहता हूँ कि एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम फॉर एग्जांपल होना चाहिए जिसको इस तरह से बनाया जाए। फॉर एग्जांपल एक किसी बुक शॉप का मैनेजमेंट सिस्टम मैं बना लेता हूँ कि एक यूज़र आएगा और उसका यूज़र आईडी एंटर होगी, वट, तो मैं अपने हिसाब से उसको बना रहा हूँ। बट इट वुड बी मोर एफिशिएंट एंड चीपर अगर मैं एक लॉन्गर रन के लिए उसको बनाऊँ और सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस से गुजरूँ। शुरू में तो मुझे ऐसा ही लग रहा होगा कि खामखा ये काम करने की ज़रूरत क्या है, जबकि मैं खुद डायरेक्ट डेवलपमेंट पर जा सकता हूँ, बट इट इज़ बेसिकली बेटर कि अगर मैं सारे काम एक इंजीनियरिंग प्रोसेस के थ्रू करूँ। Software specification, where customers and engineers define the software that is to be produced and the constraints on its operation. This is the first activity
that will be happening in the software process. What is that? Customers and engineers will define the software that is to be produced and the constraints on its operation. जो अभी हमने एक एक करके देखी ना चीज़ें, जिसमें डेवलपमेंट सॉरी रिक्वायरमेंट एनालिसिस था, उससे पहले आपके प्रोजेक्ट की डेफिनेशन थी, वही चीज़ें यहाँ पर अब रिपीट कर रहा हूँ मैं. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है वेयर द सॉफ्टवेयर इज़ डिज़ाइंड एंड प्रोग्राम्ड, दूसरा स्टेप. फिर सॉफ्टवेयर वैलिडेशन है जिसके अंदर आप टेस्टिंग कर रहे हैं, where the software is checked and to ensure that it is what the customer requires, it is doing its work fine. And the last thing will be software evolution, where the software is modified and updated to reflect the changing customer and marketing requirements. अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, छः सात चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक व्हाट डू यू कॉल इट, थोड़ी सी टेक्निकल हैं, और उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाकर सोचना पड़ेगा कि हाउ आर दीज थिंग्स डिफरेंट दैन द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो सबसे पहली चीज़ जो कि इश्यूज़ बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर जनरल इश्यूज़ जो कि ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स को और उसके मेंटेनिंग प्रोसेसेस को अफेक्ट करते हैं. नंबर वन इज़ हेट्रोजेनिटी. हेट्रोजेनिटी का मतलब ये होता है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट. हेट्रोजेनिटी का एक्चुअली मतलब यहाँ पर क्या है, व्हाई इज़ दिस एन इशू. So increasingly systems are required to operate as distributed systems across networks that include different types of computers and mobile devices. आम तौर पर होता ये है, आजकल तो खैर बहुत ज़्यादा ही हो गया है, लेकिन किसी भी सॉफ्टवेयर को जब आप बनाते हैं तो आपके जहन में या एक डेवलपर के जहन में ये होना चाहिए कि दिस सॉफ्टवेयर, मोस्ट ऑफ द टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर दैट इज़ डिज़ाइंड फॉर वन सिंपल मशीन. आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल सॉफ्टवेयर्स, जेनेरिक सॉफ्टवेयर्स, जिसको अभी हमने नाम दिया था कुछ देर पहले. क्या नाम था, कौन से प्रोडक्ट्स थे, कैन यू रिमाइंड मी? एक था कस्टमाइज प्रोडक्ट और एक था जेनेटिक. जेनेरिक प्रोडक्ट ही था आई थिंक नाम, या आई थॉट शायद नाम कुछ डिफरेंट था. सो देयर कैन बी जेनेरिक, तो मोस्टली फॉर जेनेरिक प्रोडक्ट्स द फर्स्ट इशू कम्स इन द फॉर्म ऑफ हेट्रोजेनिटी. हेट्रोजेनिटी का मतलब ये है कि आप लाजमी नहीं है कि वो प्रोडक्ट यूज़र एक सिंपल मशीन पर ही यूज़ करेगा. मे बी वो प्रोडक्ट यूज़र लैपटॉप पर यूज़ करे, मे बी वो डेस्कटॉप पर यूज़ करे, मे बी वो मोबाइल फ़ोन पर यूज़ करे, मे बी वो टैबलेट पर यूज़ करे. दीज आर डिफरेंट डिवाइसेस जिसके ऊपर वो रन करेगा. इसी तरह मे बी आपका जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल एक वेब एप्लीकेशन है, प्रॉबेबली वो यूज़र जो उसको यूज़ कर रहा है वो किसी एक ब्राउज़र पे यूज़ ना करे, वो 2 से 3 ब्राउज़र्स पे यूज़ करे, मुख्तलिफ़ ब्राउज़र्स पे यूज़ कर रहा है. इसी तरह अगर आपने फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर बनाया है, मे बी वो उसको वेब एप्लीकेशन के तौर पर यूज़ ना करे, वो उसकी नेटिव एप्लीकेशन चाह रहा हो. मे बी वो उसको मोबाइल के ऊपर वेब एप्लीकेशन की तरह यूज़ करना चाह रहा हो, मोबाइल एप्लीकेशन की तरह यूज़ ना करना चाह रहा हो. तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर दैट आर जेनेरिक. तो सबसे पहला इशू ये होता है. और दूसरा इशू ये होता है कि सोशल चेंज, बिजनेस चेंज एंड सोशल चेंज. सो नाम से जिस तरह जाहिर है और नीचे वाली बात भी अगर आप पढ़ें तो यही है कि बिजनेस एंड सोसाइटी आर चेंजिंग इनक्रेडिबली क्विकली एज एमर्जिंग इकोनॉमीज डेवलप एंड न्यू टेक्नोलॉजीज बिकम अवेलेबल. तो जिस तरह से हमने कहा कि टेक्नोलॉजी अगर जिस तरह से इवॉल्व होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, नई से नई टेक्नोलॉजी आती रहेगी, नए से नया तरीके आते रहेंगे बिजनेसेस करने के, तो उस सिचुएशन में आपका सॉफ्टवेयर आउटडेट जल्दी से जल्दी होना शुरू हो जाएगा. आपने आज एक चीज़ डिप्लॉय की और टेक्नोलॉजी में इतना रैपिड चेंज आ रहा है कि वो 1 महीना भी नहीं चल सकी और आपको उसको अपडेट करना पड़ा. तो आपकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ऑलरेडी ज़्यादा थी, लेकिन इस रैपिड चेंज की वजह से आपको मेंटेन भी ज़्यादा करना पड़ेगा, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट भी ज़्यादा करना पड़ेगा. They need to be able to change their existing software and to rapidly develop new software. तो अक्सर सिचुएशंस में ऐसा भी होता है कि आपको पूरा सॉफ्टवेयर ही चेंज करना पड़े और नया सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़े. इन ईदर केस दिस इज़ एन इशू.
क्योंकि अगर ये चीज़ ना होती तो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस काफ़ी आसान होता, आप सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलप करते और आपकी मेंटेनेंस की कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा ना लगती और आपके सॉफ्टवेयर की लाइफ भी ज़्यादा होती। द थर्ड इशू इज़ सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट. As software is intertwined with all aspects of our lives, it is essential that we can trust that software. So, सॉफ्टवेयर जिस तरह से ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो रहा है हमारी हर तरह की वॉक ऑफ लाइफ के अंदर, तो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू हो गया है सॉफ्टवेयर्स के अंदर। लाइक फॉर एग्जांपल, एक वर्ड डॉक्यूमेंट आपने बनाया या एक पावर पॉइंट स्लाइड आपने बनाई या आपने कोई अपनी असाइनमेंट बनाई, लेट सपोज। नाउ इट वाज नॉट अ वेरी मच ऑफ एन इशू, सिक्योरिटी का कोई ऐसा ज़्यादा इशू नहीं था, आपने एक असाइनमेंट बनाई और आपने सेव करके रख दी। But now it has become an issue. Why? Because now every device is connected with the internet, and you might have some kind of an issue with that कि let's suppose कि ऐसा ना हो, आपने एक असाइनमेंट बनाई, आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, आपने वो अपनी डिवाइस पर सेव कर दिया, लेकिन पता लगता है कि रातों रात आपका मोबाइल या आपका लैपटॉप अपडेट हो जाता है और उसके बाद उस फाइल को वो उस तरह से एक्टिव नहीं कर पा रहा है, वो करप्ट हो गई फाइल, राइट? तो ये इश्यूज़, ये सिक्योरिटी के इश्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं आपके मोबाइल फ़ोन्स में, आपके लैपटॉप्स में, आपके सॉफ्टवेयर्स में। क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपकी ज़िंदगी के तकरीबन हर चीज़ें अब सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट होना शुरू हो गई हैं, राइट? तकरीबन तमाम चीज़ें, यानी कि आज से पहले अगर आप चले जाएँ, आज से 5-10 साल पहले तक आपकी ज़्यादा वॉक ऑफ लाइफ की इतनी ज़्यादा चीज़ें मोबाइल डिपेंडेंट या सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट नहीं थी जितनी आज हो गई हैं। ठीक है, आज अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर पानी की भी ज़रूरत है, तो इट कैन बी, लेट सपोज आपने पानी मंगवाना है, आपके पास पीने का पानी नहीं है, आप कहीं से मंगवाना चाहते हैं, इट इज़ अवेलेबल ऑन योर मोबाइल फ़ोन। अगर आपने कोई काम करना है, अगर आपने कोई राइड मंगवानी है, जिस तरह से आप देखते हैं राइड शेयरिंग एप्लीकेशंस आ गई हैं, आपने आपका पूरा का पूरी यूनिवर्सिटी शिफ्ट हो गई है ऑनलाइन स्ट्रक्चर के ऊपर, राइट? तो इट वाज नॉट अ सिक्योरिटी थ्रेट a few months ago, a few years ago, बट सॉफ्टवेयर के ऊपर सिक्योरिटी और ट्रस्ट का एक बहुत बड़ा इशू आ गया है अब आजकल के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का क्या मतलब है आप सबको पता है? व्हाट डज इट मीन बाय डाइवर्सिटी? यस, ऑलमोस्ट शाहज़ैब जैन कह रहे हैं वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ थिंग्स। वलीद अहमद इस कह रहे हैं चेंज, राइट? सो डाइवर्सिटी का एक्चुअली मतलब यही होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, different type of people, different type of objects, different type of machines, different type of whatever the thing can be. If there are more than one two types of things, then that means that that product or thing is diverse. So diverse का मतलब ये होता है, और यहाँ पर बात भी यही हो रही है कि देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स एंड देयर इज़ नो यूनिवर्सल सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्निक्स दैट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ दीज। सो हम जनरलाइज कर तो सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस को, लेकिन एज वी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट क्लास एज वेल, कि 7 से 8 प्रोडक्ट्स तो हम अभी अभी से ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट 7 से 8 तरह के अलग अलग हैं। एम्बेडेड अलग हैं, वेब एप्लीकेशंस अलग हैं, नेटिव अलग हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलग हैं। इतनी डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक स्पेसिफिक टेक्निक आप नहीं कह सकते कि भाई ये टेक्निक है, इसी टेक्निक के साथ आप जो है वो सॉफ्टवेयर्स को बना सकते हैं। इट इज़ अ वेरी डाइवर्स फिनोमेना, बहुत ही डाइवर्स, बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ आते हैं। द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड्स एंड टूल्स यूज्ड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एप्लीकेशन बीइंग डेवलप्ड। किस तरह की एप्लीकेशन बन रही है, टूल्स आप उसके मुताबिक डिसाइड करते हैं। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर एंड द बैकग्राउंड ऑफ द डेवलपमेंट टीम, ये 3-4 कंस्ट्रेंट्स हैं जिनकी बेस के ऊपर आप डिफाइन करते हैं कि मुझे सॉफ्टवेयर को किस तरह से बनाना है। सॉफ्टवेयर बनेगा वही जो कि आपने सोचा, जो कि आपने डिज़ाइन किया, लेकिन उसको किन मराहिल से गुजारना है, किन टूल्स को यूज़ करना है, किन मेथड्स को यूज़ करना है, वो डिपेंड करता है, वेरी करता है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन।
and it is a very fine thing as well. It is not actually an issue. ज़्यादा इसका फ़ायदा है बजाय इसके कि इसका नुकसान हो, क्योंकि अगर एक ही तरह की चीज़ हर जगह डेवलप हो रही होती तो फिर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, इतनी ज़्यादा इनोवेशन सॉफ्टवेयर में नहीं आ सकती थी। सॉफ्टवेयर में जो इनोवेशंस आ रही हैं वो इसी वजह से आ रही हैं क्योंकि हर प्रोडक्ट को डेवलप करने के, बनाने के, इम्प्लीमेंट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और मुख्तलिफ डेवलपर्स मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हुए अलग तरह के टूल्स, अलग तरह के मेथड्स अप्लाई करते हैं इन ऑर्डर टू डेवलप दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन टाइप्स हमने आज से पहले भी देखी थी, थोड़ा और डिटेल में हम देख लेते हैं। नंबर वन इज़ स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस। दीज आर द एप्लीकेशन सिस्टम्स दैट रन ऑन अ लोकल कंप्यूटर, जिसको हम नेटिव एप्लीकेशंस भी कहते हैं, जो कि एक नेटिव डेस्कटॉप या लैपटॉप पर जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। वो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं होती हैं, वो बस आपने एक दफ़ा इंस्टॉल कर ली तो वो चल रही हैं। दीज आर एक्चुअली स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस। दे इंक्लूड ऑल नेसेसरी फंक्शनैलिटी एंड डू नॉट नीड टू बी कनेक्टेड टू एनीथिंग। यहाँ पर लिखा हुआ है नेटवर्क, बट एनी टाइप ऑफ नेटवर्क, एनीथिंग, किसी भी चीज़ से कनेक्ट होने की इसको ज़रूरत नहीं होती है। वो एक नेटिव एप्लीकेशन होती है जिसको आप कम्प्लीटली इस्तेमाल कर सकते हैं अपने यूज़ के लिए। कुछ नेटिव एप्लीकेशंस के मुझे नाम बताएं, या स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस जिसको कह सकते हैं हम। सिर्फ एक नहीं, एक स्टूडेंट अगर जवाब दे तो एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस आपने बतानी है। राइट, MS ऑफिस, MS वर्ड, पावर पॉइंट, VLC, ये सारी नेटिव एप्लीकेशंस हैं। दे दीज एप्लीकेशंस डू नॉट नीड टू बी कनेक्टेड टू एनीथिंग और एनी नेटवर्क इन ऑर्डर टू रन प्रॉपरली। जूम की अगर हम एग्जांपल लें, इज जूम अ पर्टिकुलर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन और नॉट? ओके, सफदर हुसैन आपने ही जवाब दिया था जूम, और अब जब मैंने पूछा है तो आप कह रहे हैं नहीं है। So anyways, Zoom is actually not a standalone application, because it can be installed but it will not work. It will not work. इंस्टॉल हो सकती है, आप उसको मशीन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, बट इंस्टॉलिंग का मतलब ये नहीं है कि इट विल डू इट्स वर्क। इट नीड्स टू बी कनेक्टेड विद द नेटवर्क इन ऑर्डर टू डू द वर्क, right? So these are some of the standalone applications. What about Windows, Microsoft Windows? It is in standalone applications, right? It is in a standalone application. Okay. Next application type of application is interactive transaction based applications. Applications those which are interactive and are only based on certain types of transactions. Applications that execute on a remote computer and are accessed by users from their own PCs or terminals. These include web applications such as e-commerce applications. इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल आपके पास से LMS की है, LMS या CMS जो आप एक्सेस करते हैं। Now actually CMS या LMS जो है, this is a system, this is not a website, okay? Actually it is a web presence, it is actually a web application, it's not actually a website. एक वेबसाइट तो नहीं है ना जो आप एक URL पर जाएं और उसके अंदर जो है वो काम करें। It is actually a database, a system जिसको आप एक्सेस करते हैं। इंस्टॉल्ड कहाँ पर है? ये इंस्टॉल्ड एक सर्वर पर है, वो आपकी यूनिवर्सिटी में है या कहीं पर भी है, वो सर्वर में इंस्टॉल्ड है। आप उसको रिमोट यूज़र्स के तौर पर रिमोट मशीन के ऊपर, यानी कि उस सिर्फ एक नेटवर्क से कनेक्ट होके आप उस एक्चुअली मशीन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो आप ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं उसके अंदर। दीज आर ट्रांजैक्शन बेस्ड एप्लीकेशंस। या आप अगर मोबाइल बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, आप अगर वेब बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ वेब बेस्ड ट्रांजैक्शन बेस्ड एप्लीकेशन। इसी तरह अगर आप दराज यूज़ कर रहे हैं, ई कॉमर्स एप्लीकेशन है। अमेज़ॉन अगर आप यूज़ कर रहे हैं, ये सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो ट्रांजैक्शन बेस्ड एप्लीकेशंस हैं।
फिर आते हैं एम्बेडेड कंट्रोल सिस्टम्स, यानी कि ऐसे कंट्रोल सिस्टम्स जो कि एक एक्सपर्ट सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, इस स्पेसिफिक कंट्रोल उनको दिया गया है. These are software control systems that control and manage hardware devices. Numerically, there are probably more embedded systems than any other type of systems. So what are these kind of system? Embedded control systems एक ऐसे systems हैं, these are software control systems जिन्हों जो कि कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस को. It can be native, it can be connected through an internet as well, but the main thing is these are designed for a specific kind of hardware. न्यूमेरिकली जो आखिरी बात की गई है वो ये कहा गया है कि मुख्तलिफ़ तरह के जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं, उनमें से ज़्यादा तादाद दुनिया में उन सिस्टम्स की है जो कि एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं, जो कि एम्बेडेड सिस्टम्स हैं. राइट, जस्ट अ स्टेटिस्टिक. Then there is batch processing systems. These are business systems that are designed to process data in larger batches. Right? ऐसे सिस्टम जो कि बनाए ही सिर्फ इसलिए गए हैं कि आप डाटा को प्रोसेस कर सकें एक लार्जर बल्क में. दे प्रोसेस लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल इनपुट्स टू क्रिएट करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स. बहुत सारी इनपुट्स मिलाकर ये एक आउटपुट जनरेट करते हैं. ऐसे सिस्टम्स को कहा जाता है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम. बहुत सारी इनपुट्स आती हैं उनके पास मुख्तलिफ़ तरह की जगहों से, मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ सिस्टम्स से, या मुख्तलिफ़ क्या कहते हैं इंडिविजुअल्स से इनके पास इनपुट आती है, और ये उन बल्क सिस्टम को, बल्क इनपुट को प्रोसेस करके उसको उसकी करस्पॉन्डिंग आउटपुट देते हैं. फॉर एग्जांपल कोई बता सकता है इसकी? ओके, और कोई एग्जांपल? शाहज़ेब जैन की एग्जांपल आई है, गुड एग्जांपल दैट. Anyone else? Jasir Azam is saying okay. Anyone else? ओके, फलक शेर के भी जवाब आया है. इसके अलावा और कोई? ओके, लाइक जासिर आजम इज सेइंग कि बैंक सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको हम कह सकते हैं कि बैच बैच प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स हैं वो. एक एक एंगल से हम इसको कह सकते हैं. बैंक के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके अंदर एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसा मॉड्यूल होता है जिसको हम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम कह सकते हैं, और वो सिस्टम है जो कि बैंक की क्लोजिंग करता है. राइट, बैंक के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं इन अ डे, एंड एट द एंड ऑफ द डे all of those transactions are processed and uploaded onto the main server. Right? तो वो जो काम कर रहा है ना, दैट इज़ एक्चुअली बैच प्रोसेसिंग सिस्टम. इसी तरह आपकी दोबारा आप उस चीज़ों पे आ जाते हैं जो कि आप यूज़ कर रहे होते हैं. एलएमएस और सीएमएस के ऊपर एक सिस्टम है. एलएमएस का जो सर्वर बनाया गया है उसके ऊपर एक सिस्टम है कि जितने भी स्टूडेंट्स इनरोल कर देते हैं, जब एंड ऑफ द डे हो जाता है, एंड ऑफ द डे का मतलब ये है कि जब आपकी इनरोलमेंट्स जब बंद हो जाएंगी, लेट सपोज, तो सब स्टूडेंट्स को एक साथ इनरोल कर दिया जाएगा, जनरेट कर दिया जाएगा. आपके सामने मैंने देखा था ना यहाँ पे कल सीएमएस खोल के, तो उसके ऊपर एक जनरेट का बटन था. मैंने आपको कहा था कि जब मैं जनरेट का बटन पे क्लिक करूँगा तो आप सबकी डिटेल्स मेरे पास आ जाएंगी. लेकिन वो अभी मेरे पास नहीं आई. क्यों नहीं आई? क्योंकि जो बल्क प्रोसेसिंग सिस्टम है, इट इज़ वेटिंग फॉर द बल्क टू गेट कम्प्लीटेड. जब वो बल्क कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपकी डेडलाइन गुजर जाएगी और सारे स्टूडेंट्स का डाटा आ जाएगा, तब वो सारी चीज़ प्रोसेस करेगा. उसके पास बल्क आ जाएगा, अब वो प्रोसेस करके मुझे दे देगा कि भाई दिस इज़ द आउटपुट. एक्चुअली बहुत सारी जगहों से इनपुट लेके
कंबाइन करके फिर एक जनरल आउटपुट मुझे देगा वो, राइट। इसी तरह यूनिवर्स ऑब्जर्विंग सॉफ्टवेयर, शाजिब जैन कह रहे हैं, आई एम इफ़ आई एम गेटिंग यू करेक्टली, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कि स्पेस इमेजरी में यूज़ हो रहे होते हैं। स्पेस इमेजरी का मतलब ये है कि आप जब स्पेस की या फॉर एग्जांपल मून की, गैलेक्सीज़ की तस्वीरें ले रहे होते हैं, तो एक्चुअली वो बहुत सारी तस्वीरें ली जाती हैं उसकी और उनको कंबाइन करके एक इमेज बनाई जाती है, राइट। तो वो बहुत जगहों से इनपुट लेता है और उसके बाद उसको प्रोसेस करके और एक इमेज आपको बना कर देता है। इसके ऊपर अगर आप चाहें तो जाकर रिसर्च कर लीजिएगा। इसी तरह से होती हैं ये सारी इमेजिंग की सिस्टम्स। इसी तरह आपकी अगर लर्निंग के सिस्टम्स के ऊपर चले जाएं, आपके एआई बेस्ड सिस्टम के ऊपर चले जाएं, दीज आर ऑल द सिस्टम दैट आर प्रोसेसिंग द डाटा इन अ बल्क, in a batch. Then there are entertainment systems. There are systems that are primarily and are for personal use and which are intended to entertain the user. Entertainment के लिए बनाए जाते हैं वो systems. Like for example आपके speakers हैं, आपके पास home entertainment systems हैं। जो स्पीकर्स आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आप सीडीज़ लगाते हैं, यूएसबीज़ लगाते हैं, आप उनके अंदर मूवीज़ देख रहे होते हैं, गाने सुन रहे होते हैं, ये सारे आर फॉर एंटरटेनमेंट। और स्पीकर्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं या डीवीडी प्लेयर के अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, आपके स्मार्ट टीवीज़ के अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, दीज आर द सिस्टम्स दैट आर डिज़ाइंड प्योरली फॉर द entertainment of the user. And there are systems there, those are for modeling and simulation. These are systems that are developed by scientists and engineers to model physical processes or situations which include many separate interacting objects. ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरफ बात लेकर जा रहे हैं हम। इसकी कोई आप अगर एग्जांपल दें। Right. Rizwan Wasir is saying Adobe Illustrator, video editors, not actually editors, but illustrators को हम कह सकते हैं। AutoCAD की हम एग्जांपल ले लें, एनिमेशंस के लिए 3D 2D एनिमेशंस के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे होते हैं उनको आप देख लें। आप मुख्तलिफ गेम्स खेल रहे होते हैं जो उसके अंदर भी काफ़ी हद तक ये टेक्नोलॉजीज़, ये सिस्टम्स यूज़ हो रहे होते हैं जो कि सिमुलेट करते हैं एक एक्चुअल फिज़िकल प्रोसेस को। These are the systems that are for modeling and simulations, ठीक है। Unity 3D की अगर हम बात करें, yes, that is also a simulation and modeling structure, a system that is used and developed by scientists and engineers as well. तो ये वो सिस्टम्स हैं। इसी तरह आप अगर थोड़े और यूज़र लेवल के ऊपर चले जाएं, सिर्फ इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर ना रहें, सिर्फ एक यूज़र लेवल के ऊपर चले जाएं, तो आपके आजकल मोबाइल फ़ोन्स के अंदर भी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस आ रही हैं जो कि डेप्थ टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए सिमुलेट करती हैं आपके फ़िज़िकल सराउंडिंग्स को, राइट। सो लाइक फॉर एग्जांपल यू वांट टू बाय अ टेबल और आप वो देखना चाहते हैं कि किस तरह से वो लगती है आपके रूम में, तो यू कैन जस्ट टेक अ पिक्चर और वो डेप्थ को देखते हुए आपको वो AR टेक्नोलॉजी के थ्रू, ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू आपको वो टेबल वहाँ पर विजुलाइज करके दिखा सकता है, सिमुलेट करके दिखा सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरह अगर आप कोई शूज़ अगर देख रहे होते हैं ऑनलाइन, तो काफ़ी ऑनलाइन अमेज़ॉन के अंदर और काफ़ी दूसरे फीचर्स के अंदर ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती है कि आप विजुलाइज़ कर सकते हैं कि वो शूज़ आपके पैरों में कैसे लगेंगे, कि आपको वो साइज़ आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। इस तरह की चीज़ें काफ़ी एग्जिस्ट करती हैं जो कि ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि प्योरली आर फॉर द मॉडलिंग एंड सिमुलेशंस ऑफ सम फिजिकल एंटिटी or a process. Then there are data collection systems. These are the systems that collect data from their environment using a set of sensors and send the data to other systems for processing. ऐसे systems जिनका काम सिर्फ और सिर्फ इनपुट लेना है, यानी कि एक्चुअली उनको प्रोसेस करना नहीं है, मुख्तलिफ चीज़ों से मुख्तलिफ जगहों से वो इनपुट लेते हैं और एक दूसरे सिस्टम को दे देते हैं फॉर प्रोसेसिंग। मेजर केसेस के अंदर
ये जो डेटा कलेक्शन सिस्टम्स होते हैं, ये जिस सिस्टम को देते हैं अपनी सारी इनपुट, दोज आर एक्चुअली बैच प्रोसेसिंग सिस्टम्स, जिसको हमने भी डिस्कस किया कुछ देर पहले। तो डेटा कलेक्शन सिस्टम्स का काम ये है कि मुख्तलिफ सेंसर्स से जो कि मोस्टली फ़िज़िकल सेंसर्स होते हैं, बी इट टेम्परेचर अगर रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, डेप्थ रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, विंड कैपेसिटी रिकग्नाइज़ कर रहा है कोई आपकी स्पीड रिकग्नाइज़ कर रहा है, कोई आपकी एक्सेलरेशन रिकग्नाइज़ कर रहा है। इन चीज़ों को स्टडी करके ये सारी इनपुट लेके ये भेज देते हैं एक दूसरे सिस्टम को फॉर प्रोसेसिंग। ये जो सिस्टम्स हैं जिनका काम सिर्फ डाटा की कलेक्शन है और उनकी मेंटेनिंग है, not actually the process of data, these are called data collection systems. लाइक Arduino, यस Arduino का काम यही होता है, उसके अंदर मुख्तलिफ सेंसर्स हैं, वो एक्चुअली प्रोसेस नहीं करता है, लेकिन आप उसके अंदर सिस्टम्स सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं फॉर प्रोसेसिंग। नॉट एवरी वन नोज अबाउट दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज, बट दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन टुडेज़ वर्ल्ड। आपको थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा होगा, इवन दो आपको डेवलपमेंट लेवल पर अंदाज़ा ना हो, यूज़र लेवल पर अंदाज़ा हो। सो अगेन हम दोबारा आ जाते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर, जो स्मार्टफोन्स आप यूज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर भी ये टेक्नोलॉजीज़ होती हैं। हाउ डज़ गूगल मैप्स नो व्हाट स्पीड आर यू रनिंग एट। ठीक है, आपके मोबाइल में अगर वो टेक्नोलॉजी है, वो सिस्टम है जो कि कलेक्ट करके गूगल मैप्स को ये देता है कि ये मोबाइल किस स्पीड से मूव हो रहा है, तो वो उसको कैलकुलेट करके आपको डिवाइड करके कैलकुलेट करके आपको बता सकता है। सो बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ आपके मोबाइल फ़ोन्स के अंदर और इन चीज़ों के अंदर अब एग्जिस्ट करती हैं। And the last thing is systems of systems. These are the systems that are composed of number of other software systems. Number of other, इसमें एक और लफ्ज़ को ऐड कर लें, number of other independent software systems. ऐसे systems जो कि collectively काम कर रहे हैं, but that doesn't mean कि वो individually काम नहीं कर सकते। वो इंडिविजुअली भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो साथ मिलके भी काम कर रहे हैं। तो जो साथ मिलके जब काम करेंगे तो जो सिस्टम बनेगा उनको हम कहेंगे दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ मैनी इंडिविजुअल सिस्टम्स। बहुत सारे सिस्टम्स मिलके ये एक काम कर रहे हैं। ठीक है, आमतौर पे अगर हम इसको देखें, इसकी एक सिंपल एग्जांपल आमतौर पर आपको फैक्ट्रीज़ वगैरह में नज़र आती है। बहुत सारे जो एक इनपुट्स हैं उनको प्रोसेस कर रहा होता है एक कलेक्टिव सिस्टम। वो इंडिविजुअली भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो कलेक्टिवली भी काम कर रहे होते हैं। इंडिविजुअली क्या काम कर रहे होते हैं, उनके पास एक इनपुट आएगी, उन्होंने उसको एक कुछ प्रोसेस करके आउटपुट दे देना है। दीज आर इंडिविजुअली वर्किंग, बट द मोस्ट इफेक्टिव वे टू वर्क फॉर दैम इज़ टू वर्क कलेक्टिवली। दीज आर एक्चुअली सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। कुछ फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें, सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अप्लाई टू ऑल टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, जितने भी हमने अभी देखे हैं इन सब में कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हैं वो अप्लाई होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेवलपमेंट टेक्निक्स। डजेंट मैटर किस तरह का सॉफ्टवेयर है या किस तरह की डेवलपमेंट टेक्निक्स हैं, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं इन तमाम सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के ऊपर। सम ऑफ दोज आर एज अंडर: systems should be developed using a managed and understood development process. Obviously, different processes are used for different types of softwares. Just repeating of things, हर चीज़ को दोबारा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है. These are just some of the things that are organized in a way. Dependability and performance are important for all types of systems. डिपेंडेबिलिटी हमेशा आपको अफेक्ट भी करेगी और आपको उसको मद्देनज़र रखना है डेवलप करते हुए। किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है आपका सॉफ्टवेयर, उसकी परफॉर्मेंस पे क्या अफेक्ट पड़ सकता है उसकी वजह से। अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग द सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट्स, व्हाट द सॉफ्टवेयर शुड डू, विच मीन्स व्हाट वुड बी योर प्रोजेक्ट डेफिनेशन, दैट इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। वेयर अप्रोप्रिएट, जब आपको ज़रूरत हो, जब आपको सही लगे, यू शुड री यूज़ सॉफ्टवेयर दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डेवलप्ड रादर दैन राइट न्यू सॉफ्टवेयर। एंड दिस लास्ट थिंग is actually become a very common phenomenon in today's software development and engineering world, कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आप बहुत सारे मॉड्यूल्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको सॉफ्टवेयर के रीयूज़ करना पड़ते हैं। आमतौर पर आप अभी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, आप जब जाके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के डेवलपमेंट लेवल पर भी ये हो रहा है, वहाँ तो हो ही रहा है। आपने अगर इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना है तो आप अगर कुछ सॉफ्टवेयर्स बनाएं, फ्रीलांसिंग करें या फिर FYP जाकर अगर आप बनाएंगे,
उसके अंदर आपको ये अंदाज़ा होगा कि आपका एफ आई पी इज़, आपका जो भी प्रोजेक्ट है दैट इज़ मेजरली डिपेंडिंग ऑन द आइडिया। उसमें मोर देन 40-50% चीज़ें आप री यूज़ कर रहे होंगे। री यूज़ का मतलब ये है कि ऑलरेडी डिफाइंड लाइब्रेरीज, ऑलरेडी डिफाइंड सॉफ्टवेयर उसके लिए मौजूद हैं, आप सिर्फ उसको यूज़ कर रहे होंगे। लाइक अभी किसी ने एग्जांपल दी थी आर्डिनो की या रेसबेरी पाई की। रेसबेरी पाई को अगर हम देख लेते हैं, ठीक है, तो रेसबेरी पाई एक एक सॉफ्टवेयर सा है, एक सिंपल सी चिप है वो, ऐसे समझ लें एक सिंपल सी चिप है जिसका काम ये होता है कि वो आपको मुख्तलिफ तरह के इनपुट्स लेकर देती है, आपको वो टेम्परेचर लेकर देती है, आपको वो जायरोस्कोप भी उसके अंदर लगे हुए होते हैं, एक्सेलरोमीटर्स उसके अंदर होते हैं। तो आपने अगर एक ऐसी चिप ली है जिसका काम ये है कि वो आपको सेंस करके बता रही है कि क्या क्या इनपुट्स आ रही हैं उसके पास, तो आपको वो चिप तो दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है ना, यू वुड जस्ट यूज़ दैट सॉफ्टवेयर, री यूज़ दैट सॉफ्टवेयर, वो ऑलरेडी बना हुआ है। इसी तरह अगर आपने इमेज को रिकग्नाइज़ करना है, आपके पास बहुत सारी इमेजेस की इनपुट आ गई है और आपने उसको रिकग्नाइज़ करना है कि एक्चुअली ये किस चीज़ की इमेज है, तो इमेज रिकग्निशन सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे मौजूद हैं ऑलरेडी एप्लीकेशंस के तौर पे, लाइब्रेरीज़ के तौर पे। ऑन द इंटरनेट आप चले जाएँ, आप गिटहब पे चले जाएँ और आपको वहाँ पर सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे बने बनाए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ अप्रोप्रिएट टू री यूज़ द सॉफ्टवेयर रादर देन राइटिंग योर ओन सॉफ्टवेयर। अगर कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपके पास मौजूद है तो वाई नॉट जस्ट यूज़ दैट, वाई नॉट जस्ट री यूज़ दैट, और रादर देन कि आप उसको दोबारा बनाएं, आप उसको री यूज़ करके अपने सॉफ्टवेयर के अंदर उसको अप्लाई करें। ओके, देर इज़ अ मैसेज, काइंड ऑफ अ वियर्ड मैसेज, मैं ज़रा उसको एडिट करूं। अच्छा, मोहम्मद असद आपने भेजा है, ओके, आपने काफ़ी सारे एंटर्स करके वो मैसेज भेजा है ताकि सिर्फ आपका ही मैसेज रहे मेरी चैट रूम की स्क्रीन के ऊपर। यू आर सेइंग कि रेस्पबेरी पाई या आर्डिनो का कोई सब्जेक्ट आगे जाकर होगा या नहीं होगा। आई एम नॉट एक्चुअली श्योर, वैसे तो नहीं है आपकी इसमें सब्जेक्ट्स, क्योंकि जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, एक थोड़ा सा अगर रफ आर्किटेक्चर हम देखें तो 6 सब्जेक्ट्स अगर पर सेमेस्टर हम लेते हैं, 6 42, 40-50 के अराउंड आपके 50 के अराउंड आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे उसमें से 30 सब्जेक्ट्स तो आपके ऑलरेडी डिफाइंड हैं कि वो कौन से हैं। दोज आर जनरल सब्जेक्ट्स। जनरल से मुराद ये है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स हो गया, डाटा स्ट्रक्चर्स हो गया, एल्गोरिदम्स हो गया, ये सब्जेक्ट्स तो आपने पढ़ने ही हैं। जो बाकी आपके 20 या कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं ना जो कि जिसको क्या कहते हैं, इलेक्टिव्स हैं, उनके अंदर ये कोर्स ऑफ़र किया जा सकता है। और इनके ऑफ़र के ऊपर भी हमने शायद पहले बात की हुई है कि वो ऑफ़र करना स्टूडेंट्स का वो नहीं होता है कि स्टूडेंट्स बताएंगे कि ऑफ़र करना है या नहीं, लेकिन एक चौथे पाँचवें सेमेस्टर के बाद आप ये अपनी बात रख सकते हैं कि सर अब अगले सेमेस्टर्स में हमने इन चीज़ों के ऊपर पढ़ना है, अगर स्पेशलिटी है और हमारी डिग्री से रिलेटेड हैं ये कोर्स तो हमें ऑफ़र किए जाएँ। तो बेसिकली ये कोर्सेज़ नहीं है, लेकिन दिस कैन बी ऑफर्ड if there are teachers available, if there are courses available, academic council उसको वेरीफाई कर देती है, HODs उसको वेरीफाई कर देते हैं, स्टूडेंट्स उसके लिए विलिंग हैं, तो इस तरह के कोर्सेज भी ऑफ़र किए जा सकते हैं। मूविंग ऑन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड द वेब। अगर हम वेब को देखें, द वेब इज़ नाउ अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर इंक्रीजिंगली डेवलपिंग वेब बेस्ड सिस्टम्स रादर दैन लोकल सिस्टम्स। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस, बल्कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस आजकल प्रेफर ये करती हैं कि उनका वेब बेस्ड एप्लीकेशंस मौजूद हों, वेब बेस्ड सिस्टम्स मौजूद हो, रादर देन कि उनके नेटिव सिस्टम मौजूद हों। ठीक है, सो बहुत सी सभी ऑर्गेनाइजेशंस बल्कि ये कर रही हैं। Like for example, if I need to buy something, I won't be installing the application or software or of Amazon or Daraz on my laptop. I would just be trying to use their website, और मैं ये चाहूँगा कि उनकी वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट जो है उसके ऊपर ही मुझे सारा का सारा डाटा मिल जाए। कहीं पर वो ये ना कहे मुझे कि आपने अगर इससे आगे बढ़ना है, अगर आपने इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है या आपने इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप काइंडली हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। ऐसा नहीं होता है कहीं पर भी। ठीक है, बहुत रेयर केसेस हैं जहाँ पर ऐसा होता है, आम तौर पर ऐसा नहीं होता है। तो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर नाउ रिलाइंग ऑन वेब बेस्ड एप्लीकेशन रादर देन द एप्लीकेशंस दैट विल ओनली बी ऑन देयर कंप्यूटर्स।
अगेन आप अगर एग्जांपल लेते हैं तो आपका जो CMS था वो कुछ अरसे पहले तक, इफ़ आई एम करेक्ट, कुछ अरसे पहले तक, आई थिंक 1-2 साल पहले की अगर हम बात ले लें, तो आपका जो CMS था दैट वाज ओनली एक्सेसिबल इन द प्रेमिसेस ऑफ द SMIU, कि वो सिर्फ SMIU के नेटवर्क के ऊपर चल रहा है। सो बेसिकली इट वाज नॉट अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन, आप उसको वेब के थ्रू यूज़ नहीं कर सकते थे, आप सिर्फ SMIU के प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर रहते हुए उसको यूज़ कर सकते थे। बट जैसे ही हमें ज़रूरत पड़ी, यू हैव विटनेस्ड के आप जब से आए हैं तब से तो ऑलरेडी है ही है ऐसा, कि पूरे वेब के ऊपर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। कभी कभार उसका जो वेब वाला पार्ट है ना वो थोड़ा सा मिस हो जाता है और आपको प्रेमिसेस वाला यूज़ करना पड़ता है। बट दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल कि इतनी पर्टिकुलर चीज़ भी जो कि सिर्फ SMIU और उनके स्टूडेंट्स के लिए है, वो भी अब इस उस चीज़ को भी इसकी ज़रूरत पड़ गई है कि वो चीज़ भी अब वेब पे आ जाए, वर्ल्ड वाइड वेब पर आ जाए, रादर देन कि जस्ट वो एक प्राइवेट नेटवर्क पर हो। ठीक है। वेब सर्विसेज, आगे चल के इनके ऊपर भी डिस्कशन शायद हम करें, डिस्कस्ड इन चैप्टर 19, इसका चैप्टर 19 है आपकी इस बुक का। बट वेब सर्विसेज एक्चुअली होती क्या हैं उसको मैं एक रफली आइडिया आपको बता देता हूँ और फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वेब सर्विसेज अलाउ एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी टू बी एक्सेस्ड ओवर द वेब। वेब सर्विसेज एक्चुअली ऐसे पर्टिकुलर मिनी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि स्टैंड अलोन काम नहीं कर रहे होते हैं। स्टैंड अलोन उनकी कोई एप्लीकेशन नहीं होती है, लेकिन वो दूसरे चीज़ों के साथ मिलकर एक एप्लीकेशन बना रहे होते हैं। इसकी अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं तो लेट्स से आप अगर चलें, इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि वेब सर्विसेज होती क्या हैं। नॉट एवरीथिंग कैन बी डिफाइंड वेरी क्लियरली। जो फॉर एग्जांपल आप ऊबर अगर यूज़ करते हैं और आप करीम यूज़ करते हैं या इस तरह की कोई एप्लीकेशन अगर आप यूज़ करते हैं, या फूड पांडा अगर आप यूज़ करते हैं, आप उस पर जब लॉगिन होते हैं और आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशंस खोलते हैं तो आपके सामने मैप खुलता है। नाउ दैट मैप इज़ एक्चुअली अ गूगल सर्विस, इट इज़ एक्चुअली अ वेब सर्विस। मोस्टली जो यूज़ कर रहे होते हैं, जितनी भी अभी एप्लीकेशंस का मैंने नाम लिया, वो सब जो यूज़ कर रहे हैं मैप, वो गूगल मैप्स का यूज़ कर रहे हैं। तो एक्चुअली वो जो यूज़ कर रहे हैं फूड पांडा वाले या करीम वाले, वो जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ दोज आर एक्चुअली यूजिंग अ वेब सर्विस। वो वेब सर्विस किसकी है? वो गूगल की तरफ से वेब सर्विस है। यानी कि वो कोई भी यूज़ कर सकता है, जो भी उसके लिए अप्लाई करे वो उसको यूज़ कर सकता है। बट द थिंग इज़ कि उसको अलग से डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ उसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेब सर्विस। ठीक है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वेबसाइट के ऊपर आप जाते हैं और उसके अंदर यूट्यूब का एक लिंक दिया हुआ है, यूट्यूब की वीडियो चल रही है। अब वेबसाइट आपने यूट्यूब नहीं खोली लेकिन यूट्यूब की वीडियो वहाँ पर चल रही है। सो हाउ इज़ दैट कंपैटिबल? ठीक है, तो वो कुछ वेब सर्विसेज होती हैं जो कि इनको कंपैटिबल बना लेती हैं, वो वहाँ पर आप उसको एज अ वेब सर्विस यूज़ कर रहे होते हैं। तो वेब सर्विसेज जो हैं इनकी ये अलाउ करती हैं कि आप दूसरी एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी आप किसी और वेबसाइट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ एन अप्रोच टू द प्रोविजन ऑफ कंप्यूटर सर्विसेज वेयर एप्लीकेशंस रन रिमोटली ऑन द क्लाउड। यूजर्स डू नॉट बाय सॉफ्टवेयर बट पे अकॉर्डिंग टू द यूज़। सो क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें, क्लाउड की आपको आई थिंक आपकी जो क्लास है, आप सेकंड सेमेस्टर में हैं अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, बट आई थिंक कि आप वो स्टूडेंट्स हैं जिनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में। यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग अगर मैं कहता हूँ, आज से 2-3 साल पहले तक क्लाउड कंप्यूटिंग एक अलग से टॉपिक लेकर समझाना पड़ता था स्टूडेंट को कि व्हाट इज़ एक्चुअली क्लाउड कंप्यूटिंग। But now I'm sure कि more than 40-50% of your class would already know what cloud is and what cloud computing is. So basically cloud computing है क्या? वो यही है कि आप बजाय इसके कि आपका डाटा या आपके प्रोसेसेस आपकी नेटिव मशीन पर हों, why don't we put your data on the cloud, on the internet, on the servers powered by any of the big corporations like Google और Facebook. तो जिस तरह से अभी हम क्या कह रहे हैं, अभी हमने टाइनी का एक लिंक बनाया हुआ है गूगल ड्राइव का। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हमने ये किया है कि हम क्यों ना बजाय इसके कि मेरे पास एक एक्सेल शीट बनी हुई है और उसके ऊपर मैं आपके मार्क्स अपडेट करता रहूँ, वाई नॉट आई पुट दैट एक्सेल शीट और ऑल द डाटा और द बुक्स कोर्स आउटलाइन ऑन द क्लाउड। तो मैंने वो क्लाउड पे रख दी है ताकि आप उसको हर जगह से एक्सेस कर सकें। दिस इज़ एक्चुअली क्लाउड कंप्यूटिंग, कि आपका डाटा कहीं पर भी हो, आपके प्रोसेसेस कहीं पर भी हों, आप कहीं पर भी हों, आप अपने प्रोसेसेस को, अपने डाटा को, अपने एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकें बाय यूजिंग द क्लाउड सर्विसेज।
ठीक है, तो दीज आर एक्चुअली द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स जिसके ऊपर काम किया जा रहा है अक्रॉस द वेब। वेबसाइट्स के ऊपर काम हो रहा है, वेब सर्विसेज के ऊपर काम हो रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर काम हो रहा है, और इस तरह की कुछ और चीज़ें भी हैं जिनको अलग से हमने डिफ़ाइन नहीं किया है, बट उनके ऊपर भी सॉफ्टवेयर जो हैं काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। खलील अहमद इस सेइंग कि क्लाउड पर डेटा रखना सेफ़ होता है या नहीं। सो इट डिपेंड्स कि सेफ़ का मतलब क्या है आपका। सेफ़ का मतलब अगर आपका ये है कि वो हमेशा रहेगा और आप उसको एक्सेस कर सकेंगे तो ओके। अगर सेफ़ से मकसद आपका ये है कि कोई और उसको एक्सेस ना कर सके, तो यहाँ पर आके क्लाउड थोड़ा सा इशू क्रिएट करता है, क्योंकि इट्स नॉट एक्चुअली ओनली फॉर यू, इट्स ऑब्वियसली फॉर द पीपल हु आर यूजिंग योर सर्विसेज, and it can be it is prone to attacks as well। आपका अगर आपके आपने अगर वही डाटा अपनी मशीन के ऊपर रखा हुआ है और वो किसी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, तो आपका डाटा काफ़ी हद तक सेफ़ है, रादर देन कि आप वो क्लाउड पे रख दें और वहाँ से उसको वो डाटा कंप्रोमाइज़ हो सकता है, राइट। जस्ट इन थ्योरी, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होता है, इन थ्योरी ऐसा होता है। अगर हम आज की दुनिया में देखें, वी आर यू आर द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, आपको भी इस चीज़ का इल्म होगा कि अगर आप कोई चीज़ क्लाउड पे रख देते हैं तो आपने जितनी भी लीकेज की ख़बरें सुनी हैं पिछले 1-2 सालों के अंदर या 3-4 सालों के अंदर, डाटा जितना भी लीक हुआ है वो सारा लीक क्लाउड के ऊपर से ही हुआ है, किसी की पर्सनल मशीन से लीक नहीं होता है कभी भी कोई डाटा। ठीक है, तो अब बहुत सी तरह की पर्सनल इमेजेस, पर्सनल डाटा, पर्सनल फाइल्स, किसके कहाँ पर अकाउंट्स हैं, ये सारा डाटा क्लाउड से ही ज़्यादातर जो है लीक होता है। तो वहीं से कंप्रोमाइज़ होता है, लोकल मशीन से कंप्रोमाइज़ नहीं होता। तो अगर इस एस्पेक्ट से देखा जाए तो क्लाउड इज़ नॉट सेफ, बट इफ़ यू वांट योर थिंग्स टू बी सेव्ड फॉर इटर्निटी, कि हमेशा वो आपकी चीज़ें सेव रहें, जब आपको ज़रूरत हो आप वो यूज़ कर लें, तो ऑब्वियसली क्लाउड इज़ अ बेटर ऑप्शन। अगर आपकी नेटिव मशीन पे आपने कोई डाटा रखा हुआ है तो दैट वो नेटिव मशीन जो होती है उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होती, 3 साल 4 साल, दैट्स इट। आपकी मशीन ख़राब होना शुरू हो जाएगी, आपकी हार्ड डिस्क ख़राब होना शुरू हो जाएगी, आप उसको चेंज करवाएंगे, आपका डाटा लॉस होगा, वट एवर। ठीक है, तो दो अलग एस्पेक्ट्स हैं जिनकी वजह से आप इसको देख सकते हैं कि क्या चीज़ एक्चुअली फ़ायदेमंद है और क्या चीज़ एक्चुअली फ़ायदेमंद नहीं है। वेब की तरफ से अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को देखें तो सॉफ्टवेयर रीयूज़ इज़ द डोमिनेंट अप्रोच फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेब बेस्ड सिस्टम। वेब बेस्ड सिस्टम जितने भी हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर रीयूज़ अगर आप कर रहे हैं तो एक बहुत सॉफ्टवेयर रीयूज़ की जो टेक्नोलॉजी है, जो एस्पेक्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है वेब बेस्ड सिस्टम के ऊपर। When building these systems, you think about how you can assemble them for pre-existing software components and systems. लाइक फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट बनानी है तो यू विल सी कि मुझे ये वेबसाइट किस तरह से बनानी है, क्या ये मोबाइल की वेबसाइट होगी या ये वेब डेस्कटॉप की वेबसाइट होगी। तो जब आप ये चीज़ सोच रहे होंगे तो आपके जहन में यही चीज़ आएगी कि डेस्कटॉप की अगर मुझे बनानी है तो वो विंडोज़ उस पर यूज़ कर रहा होगा बंदा और उसका लेआउट कुछ इस तरह से होगा, और इसी तरह अगर मोबाइल पर यूज़ कर रहा है तो ही और शी वुड बी इधर यूजिंग iOS और एंड्रॉयड, और उसके ऊपर लेआउट किस तरह का होगा आपको वो बनाना है। तो वो जो लेआउट का आइडिया, वो जो डिज़ाइनिंग का आइडिया, वो जो सारा बैकएंड का आइडिया आपका होगा, वो डिपेंड हो जाएगा आपकी डिवाइसेस के ऊपर। तो जब डिवाइसेस के ऊपर डिपेंड हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आप कुछ ज़्यादा उसमें आइडिया नहीं लगा सकते कि आप उसको डिफरेंट करके बना सकें। राइट, अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो आपने देखा होगा मोस्टली जो वेबसाइट का लेआउट होता है वो सेम होता है। आपको लॉगिन और साइन अप का बटन टॉप राइट कॉर्नर पे मिलेगा, आपको मेन्यू का बटन टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर मिलेगा, आपको जो उसकी हेडलाइन है वो उसके बिल्कुल टॉप बार की तरह मिलेगी। इसी तरह उसके जो और मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं वो बिल्कुल एंड पर आपको जाके मिलेंगे, कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन। तमाम वेबसाइट्स का लेआउट सारा का सारा यही है। तो इस वेबसाइट को, इस लेआउट को आपको रीयूज़ करना ही पड़ेगा। तो जब आप वेब के ऊपर चले जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको रीयूज़ करनी पड़ती हैं, लेकिन यही चीज़ सॉफ्टवेयर्स, नेटिव सॉफ्टवेयर्स के अंदर लाजमी नहीं है। आप ये देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि 16:9 का रेशो यूज़ कर रही होती हैं। बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, जिस तरह आप जूम को देखें तो वो 4:3 का लेआउट यूज़ कर रही है, उसका लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपसे स्काइप के ऊपर चले जाएँ तो स्काइप का लेआउट बिल्कुल ही डिफरेंट है। काफ़ी हद तक सेम भी होते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप नेटिव एप्लीकेशन के ऊपर कोई सिस्टम को रीयूज़ करें, लेकिन वेब के ऊपर ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको सॉफ्टवेयर को रीयूज़ करना पड़े। वेब बेस्ड सिस्टम्स शुड बी डेवलप्ड एंड डिलीवर्ड इंक्रीमेंटली।
it is now generally recognized that it is impractical to specify all the requirements of for such systems in advance. वेब बेस्ड सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो कि इंक्रीमेंटल मॉडल को फॉलो करते हैं, कि यूज़र्स बताएंगे कि क्या मसले हैं, फिर हम उनको जो है अप्लाई करेंगे। जितने भी वेब बेस्ड सिस्टम्स हैं वो एडवांस में यूज़र्स की यूज़ के हिसाब से, उनकी नीड्स के हिसाब से 100% तक चीज़ें सेट नहीं कर सकते। नेटिव एप्लीकेशन में आप काफ़ी हद तक चीज़ें सेट कर सकते हैं कि यूज़र्स को क्या क्या चाहिए होंगी, बट वेब बेस्ड एप्लीकेशन जब यूज़र यूज़ करेगा तब उसको आपको अंदाज़ा होगा कि एक्चुअली इसमें क्या ऐड करना चाहिए। तो इट्स नॉट एक्चुअली इन एडवांस कि आपको सारी चीज़ें पहले से पता हों। यूज़र इंटरफेसेस आर कंस्ट्रेंड बाय द कैपेबिलिटीज़ ऑफ वेब ब्राउज़र्स। यूज़र इंटरफेसेस जितने भी हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि वेब ब्राउज़र्स की कंपैटिबिलिटी किस तरह की है, राइट। जिस तरह से अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल ली थी ना, यही कि आप अगर मोबाइल पे अगर कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं या अगर आप डेस्कटॉप के ऊपर वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो उनका लेआउट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र की कंपैटिबिलिटी के हिसाब से आपको जो है वो देखनी पड़ेगी चीज़। वेब ब्राउज़र से यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं या ओपेरा यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे मतलब बेसिकली ये है कि वो किस डिवाइस पर आप यूज़ कर रहे हैं, वो जो वेबसाइट है वो ब्राउज़ किस जगह पर की जाएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को यूज़ करते हुए बेसिकली ब्राउज़र्स का भी यहाँ पर फ़र्क हो जाता है, लेकिन आपको मैं चूँकि समझा रहा हूँ एज अ यूज़र, अगर हम इसको लेके चलें तो वी ओनली नो कि आपकी वेबसाइट मोबाइल पर डिफरेंट खुलती है और आपकी वेबसाइट मोबाइल सॉरी वेबसाइट जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर मुख्तलिफ खुलती है। लेकिन ऑन द बैक एंड वेब ब्राउज़र का भी इसमें काफ़ी हद तक एक हाथ होता है। कुछ ब्राउज़र्स होते हैं जो कि कुछ चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, कुछ ब्राउज़र्स होते हैं जो कि कुछ चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं। आजकल आपके ब्राउज़र्स जो हैं वो तकरीबन एक तरह से यूनिफॉर्म हो गए हैं HTML5 के ऊपर। सब उसको सपोर्ट करते हैं, एजेक्स को सपोर्ट करते हैं, कुछ वेब सर्विसेज हैं PHP वगैरह की उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ अर्सा पहले तक ये सारे ब्राउज़र्स डिफरेंट काम कर रहे होते थे। और ये सब यूनिफॉर्म हुए कैसे, कैसे ये सब एक ही टेक्नोलॉजी पर आ गए? यूज़र एक्सपीरियंस की वजह से। यूज़र्स ने इनको बोला कि यार ये वेबसाइट मेरे पास क्रोम में चल जाती है, आपके उस पर नहीं चल रही, तो वो अपडेट करते गए अपने सॉफ्टवेयर को और उन्होंने कहा कि चलें अब इस तरह से लेके चलते हैं। तो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी अब जो यूज़ हो रही है वो यूनिफॉर्मिटी यूज़ हो रही है। Technologies such as Ajax allow rich interfaces to be created within a web browser but are still difficult to use. Web forms with local scripting are more commonly used. So web forms को भी यूज़ किया जा रहा होता है HTML5, जिस तरह से मैंने कहा। आगे चल के आप पढ़ेंगे इन कोर्सेज़ को, वेब इंजीनियरिंग के कोर्स को, कि किस तरह से चीज़ें डिफ़र कर रही होती हैं एक से दूसरी। सो दीज आर द टेक्नोलॉजीज़, दीज आर द यूज़र इंटरफेसेस जो कि अफेक्ट कर रहे होते हैं यूज़र की कैपेबिलिटीज़ को, वेब ब्राउज़र्स अफेक्ट कर रहे होते हैं। इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक लेट्स रेस्ट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, नॉट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स बट फॉर 3:18 हो रहे हैं, 3:30 के ऊपर हम दोबारा ज्वाइन करते हैं, और लेट्स कंटिन्यू एंड वी विल बी फिनिशिंग दिस लेक्चर देन। लेट्स सी यू देन। ओके क्लास, आई एम बैक। सो आई थिंक पहले हम LMS को देख लेते हैं, उसके बाद फिर इस लेक्चर को कंप्लीट कर लेंगे। इसके पास कुछ की पॉइंट्स रह गए, वॉन्ट टेक मोर देन 5 to 10 मिनट्स। तब तक हम LMS पे, आप कुछ कह रहे थे आई थिंक कि LMS की रजिस्ट्रेशन हो गई है ओपन। सो लेट मी जस्ट चेक इन फ्रंट ऑफ यू, अगर हो गई है तो मैं ओपन भी कर देता हूँ आपके सामने, हम कर लेंगे। ओके सो स्क्रीन नज़र आ रही है, मैंने शेयर की है अभी। यस, ओके, यस। सैयद मोहम्मद शाह कुछ कह रहे थे आप? CMS पे आए हैं या LMS पे?
Let's try both. Yeah. ओके, डिस्क्रीट का हमने बनाया था, सॉफ्टवेयर का नहीं बनाया था, तो उसके लिए हम सर्च कर लेते हैं दोबारा आज, ताकि हर दफ़ा मुझे सर्च ना करना पड़े. फॉल 2020. लेट्स सर्च. व्यू ऑल. engineering. CS, 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 CS. That's it. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं है आपका? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी, या लेट्स सर्च फॉर SE2A. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है आपका. कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन स्किल्स, फॉरेन लैंग्वेज, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. ये 4 रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके. आपके अभी भी आई थिंक 2 कोर्सेज गायब हैं, जिनमें से एक, इफ़ आई रिमेंबर, इज़ योर इलेक्टिव, आई डोंट नो, एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप, आई थिंक, राइट. और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये 2 कोर्सेज आपके अभी शो नहीं हो रहे हैं. लेट्स सी कब तक आते हैं वो. टर्म 2020 ही है, फॉल 2020. दिस इज़ एक्चुअली, अच्छा ये टर्म ईयर नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ टर्म नंबर. सो CMS के ऊपर तो कोई अपडेट नहीं है. लेट्स सी व्हाट अबाउट. अच्छा, अभी मेरे कोर्सेज जो IT की तरफ से मुझे मिले हैं, दैट इज़ E-कॉमर्स. जस्ट आई एम ऑल्सो टीचिंग योर कोर्सेज, वो यहाँ पर नहीं है. लेट्स सी कि वो मैं खुद ऐड कर सकता हूँ क्या. Okay, second semester's courses are here, hopefully. Okay, good. So software engineering and discrete structures, ये 2 मेरे courses हैं. I cannot enroll myself in this course. Why? I am a teacher, so I think कि IT वाले मुझे जो है इसका privilege देंगे. अभी तो I cannot enroll myself, right? So how can I enroll any of the students? सही है, तो ये आपके सामने मैंने करके दिखा दिया है. अगर आपको कोई इशू है, IT वाले ही होपफुली करेंगे आपको भी इनरोल और मुझे भी, क्योंकि मेरे पास तो प्रिविलेज नहीं है, एज यू हैव ऑलरेडी सीन इट. सो नथिंग ऑन LMS फॉर मी एट लीस्ट. आप अगर आ रहे हैं, आपके पास कोर्सेज, आप इनरोल हो सकते हैं, आप हो जाएं इनरोल. आप अगर नहीं हो सकते इनरोल, आप ना हो, कोई इशू नहीं है. लेट्स वेट. आई थिंक हमने ये कहा था कि कल तक हम और वेट कर लेंगे, फ्राइडे तक. फिर हम देखते हैं कि मैं भी कुछ बात कर लेता हूँ, होपफुली मुझे कुछ अलग कोई रिस्पांस मिले कि आ जाएंगे कुछ दिनों में या क्या. तो मैं भी ट्राई कर लूँगा, आप भी ट्राई करते रहें कि कब तक ये मसला सॉल्व हो जाएगा. सो moving on. Web-based software engineering. Web-based systems are complex systems. These are complex distributed systems.
But the fundamental principles of software engineering discussed previously are as applicable to them as they are to any other type of system. जितने भी हमने एप्लीकेशन और सिस्टम्स के टाइप देखे ना अभी 6-7 हमने देखे, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम्स थे, ट्रांजैक्शन बेस्ड सिस्टम्स थे, सब सब के सब सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के ऊपर तकरीबन जो चीज़ें अप्लाई होती हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, वही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वेब बेस्ड सिस्टम के ऊपर भी अप्लाई होते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी जो इसकी है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है वेब बेस्ड सिस्टम की, क्योंकि ये वो सिस्टम होते हैं जो कि सिर्फ एक मशीन के ऊपर इन्हिसार नहीं करते, सिर्फ एक मशीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, ये एक से ज़्यादा मशीन्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और मुख्तलिफ़ तरह की एप्लीकेशंस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इसके अलावा जितनी भी तरह की एप्लीकेशंस या सिस्टम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, वो इतनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ सिस्टम्स, वैरायटी ऑफ हार्डवेयर, वैरायटी ऑफ हेट्रोजेनिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं जितने वेब बेस्ड सिस्टम करते हैं। इनकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। The fundamental ideas of software engineering discussed in the previous section also apply to the web-based software in the same way that they apply to the other types of software system as well. यहाँ तक हमारा जो लेक्चर है वो एंड होता है। अभी जो की पॉइंट्स जितना हम पढ़कर आए हुए हैं उनसे रिलेटेड हमें क्या क्या की पॉइंट्स समझ में आए, वो चीज़ें नहीं जो कि हमने पढ़ी हैं हम उनको रिपीट नहीं कर रहे, उनसे हमें क्या क्या चीज़ बेसिकली समझ में आती है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। So let's start with the first thing. Software engineering is an engineering discipline that is concerned with all the aspects of software production. एक बात तो हमने ये सीखी कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी सारे आपके एस्पेक्ट्स हैं उनको डील करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तमाम प्रोडक्शन के स्टेप्स को, तमाम प्रोडक्शन के एस्पेक्ट्स को डील करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोसेस। Essential software product attributes are maintainability, dependability, and security. Efficiency and acceptability are also the essential software product attributes. हमने ये देखा कि जो मेजर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं, जो उसके पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के, वो क्या क्या हैं? मेंटेनेबिलिटी, मेंटेन होना चाहिए सॉफ्टवेयर को, मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो डिपेंड, उसके ऊपर डिपेंड किया जा सके, सिक्योरिटी होनी चाहिए उसके अंदर, एफिशिएंट होना चाहिए आपका सॉफ्टवेयर, और एक्सेप्टेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब ये है इट शुड बी रिलायबल। द हाई लेवल एक्टिविटीज़ ऑफ स्पेसिफिकेशन, development, validation and evolution are all part of the software process. ये वही चीज़ों के, उन्हीं चीज़ों को रिफ्रेज किया गया है जो कि हमने एक प्रोसेस स्टेप्स देखे थे, डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट। ये वही है कि हाई लेवल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, मेजर जो 4-5 एक्टिविटीज़ हैं वो कौन सी हैं? स्पेसिफिकेशन, यानी कि आपको चाहिए क्या, रिक्वायरमेंट क्या है आपकी और आपने प्रोजेक्ट बनाना क्या है। डेवलपमेंट, actually the development and implementation. Validation, that is your testing. And evolution, evolution means updation, क्या क्या updates हो सकती हैं उसके अंदर। So these are some of the high level attributes and activities that acquire the whole process of software engineering. The fundamental notions of software engineering are universally applicable to all types of system development. जो बुनियादी नोशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, यानी कि जो बुनियादी मकसद है, जो बुनियादी आइडिया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, वो यही है कि सारे जो बुनियादी आइडियाज़, एक्टिविटीज़ हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो रही हैं हर तरह के सिस्टम के ऊपर। जिस तरह का भी सिस्टम है उसकी डेवलपमेंट के ऊपर जो बुनियादी चीज़ें हैं वो उसी तरह इम्प्लीमेंट हो रही हैं जिस तरह हर तरह के सिस्टम पर हो रही हैं। सिस्टम के हिसाब से बुनियादी चीज़ें चेंज नहीं हो रही, जो थोड़ी हाई लेवल की चीज़ें हैं वो चेंज हो जाती हैं। हाई लेवल की चीज़ों से मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन के अंदर आती हैं लेकिन नेटिव एप्लीकेशन के अंदर नहीं आती, या बल्क बेस्ड सिस्टम के अंदर नहीं आती। लेकिन जो बेसिक आइडिया है कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होगी, डेवलपमेंट होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑलमोस्ट सेम होती हैं। देर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम, हमने ये भी सीखा कि देर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम एंड ईच रिक्वायर्स अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर द डेवलपमेंट। बहुत से मुख्तलिफ़ तरह के सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं और हर सिस्टम की डेवलपमेंट रिक्वायर करती है कंपैटिबिलिटी,
कंपैटिबिलिटी का मतलब ये है कि आप जिस तरीके से या जिस एंगल से लेकर उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की एप्लीकेशन बना रहे हैं। जिस तरह की आप एप्लीकेशन बना रहे होंगे उसी तरह के आपको डेवलपमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ेगा। द फंडामेंटल अगेन बात वही है कि द बेसिक आइडियाज़ ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। बेसिक आइडियाज़ सेम रहेंगे लेकिन जो डिफरेंट तरह के सिस्टम्स हैं उनके ऊपर टूल्स एंड टेक्निक्स दूसरी तरह की अप्लाई की जा सकती हैं इन ऑर्डर टू अप्रोच in order to make that software or engineer that software in a very cost effective manner. Then there is the last thing of this whole lecture is that the ethics of software engineering. सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस में हमने काफ़ी हद तक ये बातें की कि मुख्तलिफ़ तरह के सिस्टम्स होंगे, मुख्तलिफ़ तरह से बनाने का तरीका होगा, क्या तरीका होता है, किन स्टेप से गुजर के बनाना चाहिए, कौन लोग बनाते हैं, इससे बनाने के फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, इश्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन एक बुनियादी चीज़ एथिक्स भी आती है इन चीज़ों के अंदर कि बुनियादी अखलाक, बुनियादी रिवायात और नॉर्म्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने किस तरह से सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स वाइडर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देन सिंपली द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निकल स्किल्स। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपके पास टेक्निकल स्किल्स हैं तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। इट ऑल्सो रिक्वायर्स अ गुड अमाउंट ऑफ इंजीनियरिंग एथिक्स, वर्क एथिक, कि आप एक सॉफ्टवेयर को बेहतर तरीके से ना सिर्फ डेवलप करें बल्कि उसको उसके पीछे एक आपकी लेगेसी भी हो कि एक्चुअली जो काम किया गया वो सारे सोसाइटी के नॉर्म्स को देखते हुए, सारे एथिकल स्टैंडर्ड्स को देखते हुए आपने बनाया वो सॉफ्टवेयर। Software engineers must behave in an honest and ethically responsible way if they are to be respected as professionals. Like I said, if a software engineer needs to be in the spectrum in the career for long, he or she should be respected as a professional. उस शख्स की एक डिग्निटी होनी चाहिए, उस शख्स के पास कोई इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया और वो चोरी का सॉफ्टवेयर था फॉर एग्ज़ाम्पल, या आपने किसी का वर्क चोरी करके और उसको ड्यू क्रेडिट ना दिया हो और आप ये चाह रहे हो कि आप लॉन्ग टाइम तक इस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में रह सकेंगे। सो दिस इज़ नॉट हाउ अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वर्क। दे वर्क ऑन देयर ओन थिंग्स, दे डेवलप देयर लेगेसी, दे डेवलप देयर ओन डिग्निटी, और वो अपने एथिकली रिस्पॉन्सिबल वे के अंदर काम करते हैं, ऑनेस्ट वे के अंदर काम करते हैं। एथिकल बिहेवियर इज़ मोर देन सिंपली अपहोल्डिंग द लॉ। Ethics is different than being legal. There are many things that are not legal, that may be legal, but those are not ethically good. But involves following a set of principles that are morally correct. कुछ set of principles होते हैं जो कि vary करते हैं engineer to engineer, person to person vary कर रहे होते हैं, बट बेसिक आइडिया उनका सेम होता है कि एक्चुअली आपके सॉफ्टवेयर से, आपके डेवलपमेंट से, आप जो भी चीज़ सोसाइटी में ला रहे हैं, आप जो भी चीज़ डेवलप करके एक यूज़र को दे रहे हैं, वो मॉरली करेक्ट होनी चाहिए। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए या कोई ऐसा व्हाट डू कॉल इट, ऐसा फिनोमेना क्रिएट ना करे जिसकी वजह से डिसरप्ट क्रिएट हो सोसाइटी में या आपकी पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करियर में या इसी तरह यूज़र के अंदर। लाइक फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और आप कहते हैं कि इसके अंदर कुछ सस्ती चीज़ लगा दी जाए रादर देन, क्योंकि यूज़र भी इसको सस्ता ही ख़रीदेगा तो मैं इसमें महंगी चीज़ क्यों लगाऊं, मैं इसमें सस्ती चीज़ लगा देता हूं। और आप जब सस्ता सॉफ्टवेयर लेकर उसको इम्प्लीमेंट करते हो, एक चीप सॉफ्टवेयर लेकर आप इम्प्लीमेंट करते हो, और कल को आपको अंदाज़ा होता है कि उसकी वजह से कुछ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, एक्सीडेंटल कुछ नुकसानात हो रहे हैं लोगों को, जस्ट बिकॉज कि आपने सॉफ्टवेयर में कुछ चीपर चीज़ें यूज़ की। ठीक है, तो मॉरली भी करेक्ट होना चाहिए। लाइक आई सेड कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लीगल हैं बट दोज आर नॉट मॉरली एक्सेप्टेबल। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं कहता हूँ कि आई रेड समथिंग अ फ्यू वीक्स अगो, जिसमें लिखा हुआ था कि इफ़ यू आर स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर, राइट, आप एलिवेटर यूज़ करते होंगे, लिफ्ट वगैरह आपने यूज़ की होगी कभी। सो जब भी आप लिफ्ट के अंदर जाते हैं, विजुलाइज विद मी, जब भी आप लिफ्ट के अंदर जाते हैं तो यू टर्न योर हेड टू द डोर। आपकी शक्ल जो होती है वो डोर की तरफ होती है जब आप एलिवेटर के अंदर खड़े होते हैं।
because that is morally correct, that is what you think it's appropriate. It would be inappropriate to stand the other way. Like I said, it's not illegal or anything. It's not about the law, it's about being appropriate. So आप अगर एलिवेटर में जाएं और आप लिफ्ट में जाएं तो आप दूसरी तरफ मुंह करके भी खड़े हो सकते हैं, चाहे आपकी पीठ दरवाजे की तरफ हो, आप खड़े हो सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा, कोई लीगल वे नहीं है ये. बट द थिंग इज कि what is actually appropriate according to the society, what is actually appropriate according to your surroundings. So this is the thing that all of you as a person as well, not just as a software engineer, इस बात को ऐसे ना समझें कि जब आप जाएंगे इंडस्ट्री में तब देखा जाएगा. It's also about your studies as well, being a student, being just a person in the society. You should be ethical, you should be morally reliable rather than just being कि भाई ये कानून के ख़िलाफ़ तो नहीं है ना तो मैं कर लेता हूँ. It's all about कि are you responsible for that, are you ethically doing a good job or not. So this is a very important thing that you need to understand in order to go forth in the society. Another thing is confidentiality. ये वही चीज़ें हैं जो कि एथिकली और मॉरली रिस्पॉन्सिबल रखती हैं एक बंदे को. कॉन्फिडेंशियलिटी, इंजीनियर्स शुड नॉर्मली रेस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ देयर एम्प्लॉयर्स और क्लाइंट्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर और नॉट अ फॉर्मल कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड. बेशक आपको आपके एम्प्लॉयर से मुराद वो शख्स जिसने आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करने का कहा है, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं. बीइंग अ स्टूडेंट अगर हम इसको देखें तो बेशक आपके टीचर ने या आपके किसी फेलो स्टूडेंट ने आपको ये नहीं कहा हो कि आपने चीटिंग नहीं करनी. इट इज़ अंडरस्टूड कि आपने चीटिंग नहीं करनी. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, यू शुड बी मॉरली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ कि आपने फॉर एग्जांपल चीटिंग नहीं करनी. अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई क्विज़ देता हूँ और मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि चीटिंग नहीं करनी है, तो दिस इज़ अंडरस्टूड टू यू, दिस इज़ द मॉरल वे कि आपने ये काम करना है, कि आपने अपनी चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखना है, आपने किसी दूसरी पार्टी को अपनी चीज़ों को नहीं दिखाना है. राइट कोई काम अगर कोई बात मैं आपको बताता हूँ तो इट डजेंट मीन कि आपको अगर वो चीज़ बता दी है तो आप वो जाकर दूसरे लोगों को बताएं कि टीचर ने ये कहा या फलां बंदे ने ये कहा. ठीक है, गॉसिप्स क्रिएट ना करें, कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखें. जो चीज़ आपको कही गई बनाने के लिए आप बना दें. अगर फॉर एग्जांपल बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं आपको कहता हूँ कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दें जिसकी वजह से मुझे ये पता लग सके कि फॉर एग्जांपल अज़ान किस वक्त हो रही है, तो इट डज़ंट मीन कि आप बाकियों को जाकर बताते रहें कि यार ज़ुबैर ने मुझे ये कहा था कि ये सॉफ्टवेयर बना लें, बड़ा मज़हबी हो गया है अब वो. इट्स नॉट अबाउट दैट. ठीक है, इट्स अबाउट कि आपको जो काम कहा गया आपने वो काम किया, आपने उसकी रकम ली, आपने उससे कुछ अर्न किया. इट शुड बी कॉन्फिडेंशियल, इट शुड बी एज दैट मच. उससे आप कुछ और स्टर क्रिएट ना करें. एंड कॉम्पिटेंस को आप कभी भी झूठ ना बोलें. अक्सर सिचुएशंस में ऐसा हो रहा है आजकल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्ल्ड में कि कॉम्पिटेंस को झूठ बोलकर काम लिया जाता है. यानी कि कोई मुझे कहता है कि मुझे एक वेबसाइट बनवानी है और इतने रुपए मैं दूंगा बनाने के लिए, मैं उसको कह दूंगा हाँ बना दूंगा मैं, ऑल दो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट वेबसाइट डेवलपमेंट. मैं ये क्या करूँगा, मैं उससे काम ले लूँगा और फिर सीख सीख के बनाता रहूँगा. सो यू एक्चुअली लाइड अबाउट योर कॉम्पिटेंस. आपने वो काम ले लिया, आपने सीख कर उसको बनाकर भी दे दिया, लेकिन ऑब्वियसली आपको अगर आती नहीं थी वो चीज़, तो आप बेशक आपने सीख कर बनाई हो उसी वक्त, आप कहीं ना कहीं उसमें ख़राबी रह जाएगी. ख़राबी रहती है या नहीं रहती है, इट शुड बी अप टू यू कि आपने वो काम गलत तरीके से लिया. आपने उसको कह दिया कि मुझे ये काम आता है, लेकिन एक्चुअली आपको वो काम नहीं आता था. ठीक है, तो ऐसा काम ना लें जो कि आपको पता है कि आप नहीं कर सकते. ठीक है, अगर आपको लगता है 100% यू आर राइट कि यार बाकी लोगों को भी नहीं आता, वो भी ऐसे ही करते हैं, आप भी ऐसे ही करेंगे, तो ओके. लेकिन इफ़ यू नो कि मार्केट के अंदर ऐसे लोग हैं जिन जो कि इसका काम कर देंगे और आप उसको सिर्फ इस वजह से ले रहे हैं कि आप कुछ पैसे कमा सकें, और जबकि आपको पता है कि आपसे वो काम नहीं हो पाएगा, तो आप उसका भी काम ख़राब कर रहे हैं. तो दिस इज़ नॉट अ गुड वे टू डू द बिज़नेस. बस आखिरी चीज़ के ऊपर आता हूँ मैं. इसके बाद जो 2 स्लाइड्स हैं ये सिर्फ आपने पढ़नी है, ख़ुद जाकर आप देख लीजिएगा. बस ये आखिरी चीज़ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, नॉट द लास्ट थिंग. जो आखिरी पैराग्राफ लिखा हुआ है ये नहीं, ऊपर वाले पैराग्राफ के ऊपर मैं आखिरी बात करूँगा, और वो बात है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स. एवरी पर्सन, बीइंग इट एन इंजीनियर और अ स्टूडेंट और एनीवन, शुड नो कि आपके लॉज क्या कहते हैं. एंड अगेन, जिस तरह से मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि सिर्फ लॉ के ऊपर डिपेंड नहीं करना, मॉरली आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी आपने देखना है कि कोई चीज़ किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो नहीं है.
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, प्रॉपर्टी का तो आपको पता है कि किसी की प्रॉपर्टी होने का मतलब ये है कि दैट थिंग बिलोंग्स टू समवन। अ पेन इज़ माई प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये है कि ये पेन मैंने ख़रीदा है, इसके साथ चाहे मैं जो करूँ, मैं इसको तोड़कर फेंक दूँ, मैं इससे अपना काम लूँ, वट ये मेरी प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि टेंजिबल प्रॉपर्टी नहीं होती। जिस तरह सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, एक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है ये, बल्कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। यानी कि एक सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है तो मैं उसको पेटेंट करवा लेता हूँ, यानी कि मैं लोकल गवर्नमेंट को या नेशनल गवर्नमेंट को ये बता देता हूँ कि दिस थिंग इज़ डिज़ाइंड बाय मी। इस तरह की चीज़ अगर कोई और बनाएगा तो वो मेरी इजाज़त के बगैर नहीं बनाएगा, ये चीज़ मैंने बनाई है, पेटेंट करवा लेता हूँ मैं अगर उस चीज़ को। तो यू शुड बी अवेयर कि आप कोई ऐसी चीज़ ना बनाएं, कोई ऐसी चीज़ यूज़ ना कर रहे हो जो कि पेटेंटेड है, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आती है। किसी शख्स ने कोई चीज़ डिज़ाइन की है और आप उससे ज़्यादा मुनाफा कमाना चाह रहे हो अपनी चीज़ बना के उस शख्स की चीज़ की बेस के ऊपर। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट एज़ वेल कि क्या चीज़ है जो कि आप बना रहे हैं। अगर वो चीज़ ओरिजिनल है, ओरिजिनल का मतलब ये है अगर वो चीज़, उस चीज़ का ओरिजिन आप ही हैं, आप ही ने बनाई है वो फर्स्ट टाइम, तो दैट्स ओके। और आपने ही बनाई है तो इट्स गुड कि आप उसको पेटेंट भी करवा लें कि ये सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है, इस तरह का सॉफ्टवेयर कोई और नहीं बना सकेगा, अगर बनाएगा तो उसके प्रॉपर्टी राइट्स मेरे पास होंगे। जस्ट लाइक एनी अदर थिंग, अगर कोई बुक लिखता है बंदा तो वो बुक को भी पेटेंट करवाता है, यानी पेटेंट ही होती है वो बुक एक तरह से, कि ये बुक उसने लिखी है। इसके अलावा अगर कोई बुक ये या तो लेगा या इसी तरह की बुक लिख कर छाप कर अपने नाम से पब्लिश करेगा तो दैट वुड बी प्लेजरिज्म, दैट वुड बी वायलेशन ऑफ दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो अंडरस्टैंड दैट एज़ वेल। इसके अलावा जो दो चार चीज़ें रह गई हैं इस कोर्स के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, IEEE के कोड ऑफ एथिक्स है, कौन कौन किस किस तरह के कोड ऑफ एथिक्स बनाए जाते हैं, उनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उनको आप जाकर स्टडी कर लें। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिक्वायरमेंट मॉडलिंग का, होपफुली, या फिर सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल का। लेट्स सी नेक्स्ट क्लास में आई विल डिसाइड कि क्या हमने डिस्कस करना है, किस एंगल से लेकर चलना है। एंड मे बी देयर इज़ ऑल्सो एन अनाउंसमेंट। अटेंडेंस की काइंडली स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेज दें। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे थे कि शायद लाइट चली जाएगी तो उस वजह से अटेंडेंस में उनका शायद नाम ना आ सके, तो दैट्स ओके। क्योंकि चैट में आपका ये मैसेज मेरे पास आ गया है कि आपकी लाइट चली जाएगी, तो अगर आपकी उस दिन अटेंडेंस नहीं होगी तो आई विल बी कंफर्मिंग फ्रॉम द चैट एज़ वेल कि आपने मुझे मैसेज भी भेजा है या नहीं। दिस लेक्चर इज़ अवेलेबल ऑन tiny.cc/se फॉल 2020 SMIU, जो मैंने आपको लिंक बताया था ना, उस पर अवेलेबल है ये लेक्चर, आप जाकर वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। बल्कि मैं आप सबको मैसेज भेज देता हूँ अब यहाँ पे। आई डोंट नो आपने शायद वो लेक्चर नोट किया था या नहीं, मैं आपको अभी लिंक भेज रहा हूँ। दिस इज़ द लिंक। इस लिंक के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको लेक्चर भी मिल जाएगा, लेक्चर्स का फोल्डर है उसके अंदर ये लेक्चर आपको मिल जाएगा। और अनाउंसमेंट जिस तरह से मैं कह रहा था कि अभी होगी, अनाउंसमेंट ये है कि नेक्स्ट क्लास में इट इज़ पॉसिबल कि आपका कोई क्विज़ भी हो जाए। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज आई एम प्लानिंग कि क्विज़ हो जाए, लेकिन ऑब्वियसली वो क्विज़ डिपेंड करेगा अगर आपकी LMS के ऊपर रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो। अगर आपकी LMS के ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाती है अगली क्लास तक, थर्सडे तक, एक हफ़्ता है हमारे पास, अगर नहीं होती है तो फिर ऑब्वियसली आपका LMS पे क्विज़ भी नहीं हो सकेगा। बट लेट्स सी क्या होता है, जस्ट एन आइडिया। मैनेजेरियल चीज़ों को हम देख कर ही करेंगे ऑब्वियसली। ऐसा नहीं होगा कि कोई स्टूडेंट आया ही नहीं है LMS के ऊपर और मैं क्विज़ ले लूँ, या कुछ स्टूडेंट्स के इश्यूज़ हैं और मैं क्विज़ ले लूँ, ऐसा नहीं होगा। बट जस्ट बेयर इन माइंड कि हो सकता है कि मैं LMS पे ना लूँ, किसी और तरीके से ले लूँ। सो यू शुड ऑल बी प्रिपेयर्ड एंड हैव some of the knowledge about the lectures and things we have discussed up till now. That's it about today. Thank you very much and see you next week. क्विज़ किससे रिलेटेड होगा पूछ रहे हैं खालिद अहमद। क्विज़ ये सारा लेक्चर जो हमने पढ़ा है इसी से रिलेटेड होगा। इट्स नॉट अबाउट कि आपने सारी चीज़ों को रट्टा मारना है, बट जस्ट अंडरस्टैंड द की कंसेप्ट्स और थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर दिस लेक्चर। दिस लेक्चर मीन्स दैट दिस स्लाइड्स इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर। सैयद मोहम्मद शाह जी क्या कह रहे हैं? मैंने अभी चेक किया था शाहज़ेब, LMS के ऊपर कोर्सेज शो हो रहे हैं, बट आई एम नॉट एलिजिबल टू इनरोल माई सेल्फ इन दिस कोर्स। मैं खुद इनरोल नहीं कर सकता खुद को, कोर्स तो आ गए लेकिन IT वाले ही मुझे इनरोल करेंगे।
सैयद मोहम्मद शाह कुछ पूछना चाह रहे हैं? बाकी क्लास स्टूडेंट्स, क्लास इज डिसमिस्ड, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।